यस सो हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर। ये हमारा रिवीजन लेक्चर सीरीज के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2 दैट इज चार्ज ऑफ जीएसटी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द ऑफिशियल कवरेज एंड ऑब्वियसली द कुछ क्यू एन ए के पॉइंट्स भी हम देखेंगे। चार्ज के अंदर हमें बेसिकली दो चीजें कवर करनी होती है। वी टॉक अबाउट द आरसीएम प्रोविजंस एंड वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन स्कीम दैट कम्स अंडर सेक्शन नंबर 10 ऑफ योर सीजीएसटी। अब आरसीएम के एंट्रीज के अंदर देर आर टू एंट्रीज दैट इज प्रॉपर्टी ऑन रेंट एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। पहली बात ये चीज समझना, ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये हम पूरा का पूरा आइसोलेशन के अंदर नहीं पढ़ सकते। वी हैव टू कवर सर्टन इंटरलिंकिंग प्रोविजंस ऑफ द एग्जेम्पशन चैप्टर, क्योंकि अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट हो जाती है देर इज नो क्वेश्चन ऑफ आरसीएम एफसीएम। तो सर्विसेज का एग्जेम्पशन हमारे कोर्स के अंदर है, गुड्स का नहीं है। सो सर्विसेज के लिए वी हैव टू इंटरलिंक एग्जेम्पशन एंड चार्ज। तो वेरेवर द एंट्रीज आर wherever there are entries of RCM where exemption is also involved, मुझे वो साथ में इंटरलिंक करना पड़ेगा। एंड मैंने नोट्स के अंदर भी इंटरलिंक किया है, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको इंटरलिंक करके। बट देर आर टू एंट्रीज दैट इज प्रॉपर्टी ऑन रेंट एंड दैट इज सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। ये दोनों एंट्रीज में अभी आपको इस पर्टिकुलर रिवीजन लेक्चर में नहीं कवर कराऊंगा। क्यों? दीज आर वेरी 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 कॉम्प्रिहेंसिव। जो हमने नए बुक्स के नए नोट्स के अंदर हमने जो इंटरलिंकिंग के चार्ट्स दिए, दोज आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर डिटेल्ड, मोर इंटरलिंक्ड देन द अर्लियर नोट्स। तो इसका अगर मैं प्रॉपर कवरेज दूंगा, आई वांट टू गिव यू प्रॉपर कवरेज, प्रॉपर इंटरलिंकिंग अलोंग विद डेडिकेटेड एग्जांपल्स फॉर दीज टू एंट्रीज। तो मैं इसका एक सेपरेट इंटरलिंकिंग शॉर्ट, जो हमारे इंटरलिंकिंग शॉर्ट्स होते हैं, इंटरलिंकिंग वीडियोस रहती है, मैं इसका एक अलग बनाऊंगा वेयर आई विल बी कंबाइनिंग दीज टू एंट्रीज विच विल इजीली टेक अस अप्रॉक्स 1 आवर टू कवर। तो वो मैं 1 घंटा इस वाले में नहीं करूंगा। रीजन बिंग, आप उसको पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए हम डेडिकेटेडली करेंगे। आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ऐसा इंटरलिंकिंग का चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। वी विल डू मतलब पूरा ड्रिल डाउन एनालिसिस, ठीक है? आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं इतना आपको बोल देता हूं। सो इन दोनों के लिए आप वेट करना, कोई बहुत बाद में नहीं, 1-2 दिन में उसका भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। इसी वीडियो के बाद में उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है? इज इट क्लियर? तो इसके डेडिकेटेड एग्जांपल्स के साथ हम ये दोनों कवर कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज टू जो एंट्रीज है एंड ऑब्वियसली द इंटरलिंकिंग विद एग्जाम्पशन, वो हम इसी लेक्चर में प्रॉपर कवर कर लेंगे। आई होप द स्कोप इज क्लियर। तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ये कहाँ करवाओगे। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस एंड ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन स्कीम हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो व्हाट इज द चैप्टर ऑफ चार्ज? चार्ज के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन की। चार्जिंग सेक्शन क्या आके बोलता है? If there is an intra-state transaction, intra and inter we will be identifying as per section 7-8 of IGST under place of supply chapter. तो अगर कोई इंट्रा ट्रांजैक्शन होता है तो कोई तो सेक्शन आके बोलेगा ना कि हाँ भैया हम यहाँ पे सीजीएसटी लगाएंगे। इंटर जीएसटी, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो देयर नीड्स टू बी वन सेक्शन दैट कम्स एंड सेज दैट हम यहाँ पे आईजीएसटी लगाएंगे। सो दैट इज द चार्जिंग सेक्शन विद विच वी स्टार्ट द चैप्टर। सो आ जाओ, शुरुआत करते हैं। सेक्शन नंबर 9 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी, कि हम सीजीएसटी लगाएंगे इफ देर इज एनी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट, यू रिमेंबर हमारे 3 नॉन टैक्सेबल आइटम्स, तो दैट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल एंड ऑब्वियसली दिस इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसके ऊपर जीएसटी बाद में आने वाला है। इन तीनों पे नहीं लगेगा लेकिन बाकियों पे लगेगा। ऑन व्हाट वैल्यूएशन? द वैल्यूएशन विल बी एज पर सेक्शन नंबर 15 एंड दैट सेक्शन नंबर 15 इज योर अवर चैप्टर नंबर 6। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट? द मैक्सिमम रेट इज 20%, जो कि आज के इसमें एक डीमेरिट रेट आपको पता होगा 40% का लगता है। तो 20% सीजीएसटी, 20% एसजीएसटी, आईजीएसटी में ये चीज 40% लगेगी एंड इट शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। हालांकि रिवीजन है, बताना नहीं चाहिए, मे बी रिवीजन में कौन बताता है, लेकिन सुन लो कि टैक्सेबल पर्सन वर्ड यूज कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन वर्ड यूज नहीं कर रहे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड पर्सन एंड अ टैक्सेबल पर्सन? रजिस्टर्ड पर्सन मींस द पर्सन हु हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। टैक्सेबल पर्सन मींस registered plus liable to be registered. So if a person is liable to be registered but has not taken registration, he is a taxable person. He is under the liability to pay tax because the section is using the word taxable person. So that person cannot say that मैंने registration नहीं लिया। नहीं, आपने registration नहीं लिया लेकिन आप liable to registration थे, आपके ऊपर liability to charge GST था। ठीक है। नेक्स्ट 9(3) एंड 9(4) आर द आरसीएम प्रोविजंस। 9(3) हमारा मेन जो है नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज अपन पढ़ेंगे। 9(4) इज अ वेरी स्पेसिफिक केस ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जहां पे बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स को हम बोलते हैं 3 केसेस ऑफ आरसीएम कंप्लाई करने के लिए, जो मैं आपको भी कराता हूं। जस्ट एक बार फटाफट से देख लो। द चार्जिंग सेक्शन फॉर आईजीएसटी इज एक्जैक्टली अ मिरर कॉपी लाइक सीजीएसटी विद 2 वाइटल डिफरेंसेस। डिफरेंस नंबर 1, इंस्टेड ऑफ 20% यहाँ पे 40% होगा, दैट इज द टोटल। एंड सेकंड एक नया प्रोविजो ऐड हो जाता है और ये बोलता है
इफ देर इज एनी इंपोर्ट ऑफ गुड्स विच इज हैपनिंग, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में वहां पे हमारा दूसरी फैमिली, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की दूसरी फैमिली है कस्टम्स वाले लोग। तो कस्टम्स वाले लोग वहां पे बैठे हुए, लेट देम हैंडल द जीएसटी पार्ट, लेट देम कलेक्ट द आईजीएसटी अलॉन्ग विद देयर कस्टम ड्यूटी। तो इसका जो भी लेवी कलेक्शन है वो सारा हम कस्टम्स वालों को वी हैंड इट ओवर। एंड इफ यू रिमेंबर कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर हम आईजीएसटी का वैल्यूएशन करते हैं, हम आईजीएसटी कलेक्ट भी करवाते हैं अलॉन्ग विद द बीसीडी। रिमेंबर चैप्टर 4 में भी वैल्यूएशन में हम आईजीएसटी लगाते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे आके बोला दैट इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो भी आईजीएसटी का कलेक्शन होगा उसका कलेक्शन लेवी वो सारा हम कस्टम्स वालों को सौंप देते हैं। लेकिन दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर इंटेंजिबल गुड्स एंड करेंटली नोटिफाइड इंटेंजिबल गुड इज ऑनलाइन गेमिंग मनी, या फिर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग बोलो, एक ही बात है, ऑनलाइन मनी गेमिंग समझ लेना। सो why this exception? Because intangible goods are not going to be crossing any form of custom frontiers, वो कोई भी फिजिकली कस्टम फ्रंटियर्स को क्रॉस नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग का जो भी टैक्सेशन है इट इज करेंटली हैपनिंग इन द जीएसटी लॉ ओनली, जिसका वैल्यूएशन वगैरह भी हम रूल्स पढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ये ध्यान रख लेना, ये पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसेक्शन 4 9 और 5(4), मतलब 9(4) सीजीएसटी का, 5(4) आईजीएसटी का, विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोमोटर्स। सर अभी रियल एस्टेट प्रोमोटर्स के अंदर हमने क्या बोला कि आपको 3 केसेस ऑफ आरसीएम कंप्लाई करने हैं। फर्स्ट दे आर आस्किंग देम दैट इंश्योर कि आपका जो इनपुट है और आपका जो इनपुट सर्विसेज है वो रजिस्टर्ड पर्सन से मिनिमम 80% परचेज होना चाहिए। सर क्या मतलब हुआ इसका? इफ यू आर बाइंग 100 रुपीज वर्थ ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम सीमेंट, में सीमेंट को अलग से कवर करूंगा, बचे हुए आपके जितने इनपुट्स है और आपके जितने भी इनपुट सर्विसेज है, आपका टोटल परचेज मिनिमम टोटल परचेस का मिनिमम 80% शुड बी फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्संस। अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल आया, सो आउट ऑफ 100 लेट्स से आई बाय रुपीज, मैंने ₹60 का जो है वो रजिस्टर्ड से खरीदा और कितना बोला था? 80 रुपीज बोला था। सो व्हाट इज द शॉर्टफॉल? शॉर्टफॉल इज ₹20। तो इस 20 के ऊपर का जो भी जीएसटी एप्लीकेबल रेट होगा आप आरसीएम के अंदर इसको पे कर देना। वैसे तो पे नहीं होना चाहिए था, आई एम बाइंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, बट ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर डाल दिया है, ठीक है। और वो रेट क्या लगाना है आपको? 18% लगाना है। दैट रेट इज 18% रेट आपको क्वेश्चन दे देगा। व्हाट अबाउट सीमेंट? सीमेंट वो कह रहे हैं आप 100% रजिस्टर्ड से खरीदो, ₹1 भी अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो उसके ऊपर 28% जीएसटी का रेट आप आरसीएम के अंदर पे करना। एंड कैपिटल गुड्स, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स वो कह रहे हैं आप किसी से भी खरीद लो, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वी डोंट केयर, आरसीएम ही लगने वाला है। वी डोंट ट्रस्ट द सप्लायर, वी ट्रस्ट यू। आप एक बड़ी मछली हो रियल एस्टेट में तो वी कैन कैच होल्ड ऑफ यू इजीली। तो आप इसमें चाहे अनरजिस्टर्ड से खरीदो चाहे रजिस्टर्ड से खरीदो, जीएसटी आरसीएम के अंदर ही लगेगा। उस मशीन का या जो भी रेट दिया जाएगा वो आप ही पे करना अंडर आरसीएम। ये बहुत टेस्टेबल नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, बुक के अंदर आपके है, हमने भी कवर कराया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन नोटिफाइड सर्विसेज वेयर आई विल बी फर्स्ट कवरिंग द गुड्स एंड देन आई विल बी कवरिंग द सर्विसेज। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गुड्स है सर आरसीएम के अंदर? कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड नॉट पील्ड, मतलब उसका छिलका, उसका पीलिंग कुछ भी नहीं हुआ है, नो प्रोसेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ फॉर्म। सप्लायर इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो बेचारे एग्रीकल्चरिस्ट को क्यों तंग करना है? जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे कर देगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरिस्ट? एग्रीकल्चरिस्ट मतलब इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी एलएलपी फर्म इसके अंदर नहीं आने वाला है। एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कि कल्टीवेशन के अंदर इन्वॉल्व है, खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है, या तो खुद से है या तो खुद की फैमिली से है, या तो उन्होंने कोई नौकर चाकर लगा रखे हैं, दे हैव सम हायर्ड लेबर सर्वेंट्स, बट अगेन वहां पे पर्सनल सुपरविजन इन्वॉल्व है या फैमिली का सुपरविजन इन्वॉल्व है। सो पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड इज इट शुड बी एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर आप वो इंडिविजुअल एचयूएफ कल को कोई पर्सनल सुपरविजन नहीं कर रहा, वो वहां पे बैठा ही नहीं है, उसने सिर्फ लोगों को लगा रखा है, लोगों को काम पे लगा रखा है, बहुत ही रिच फार्मर है, तो वो यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट में ही विल नॉट बी कवर्ड। व्हाई ही विल नॉट बी कवर्ड? बिकॉज वो खुद भी काम नहीं कर रहा है और अगर सर्वेंट्स है तो वहां पे पर्सनल सुपरविजन नहीं है। सो वी वांट टू गिव द बेनिफिट ऑफ दिस आरसीएम टू द कोर एग्रीकल्चरिस्ट जो खेती बाड़ी ग्रास रूट लेवल पे कर रहा है या अपने फैमिली के साथ कर रहा है या सुपरविजन के अंदर करवा रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। एंड सर व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली? मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में रिवीजन के अंदर बता दिया था, आपकी जो भी स्पाउस एंड चिल्ड्रन दे आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड व्हाटएवर इज योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर, दे आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली ओनली एंड ओनली इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बीडी रैपर के जो लीव्स होते हैं दैट इज टेंडू लीव्स, एग्रीकल्चरिस्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन। टोबैको के लीव्स, एग्रीकल्चरिस्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन। इसमें मोटा मोटा सप्लायर छोटा आदमी है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड है तो इनसे पे करवा लो भाई, रजिस्टर्ड है तो इनसे पे करवा लो, ठीक है, आरसीएम के अंदर लगवा दो। नेक्स्ट, फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन ऑफ सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। कौन से एसेंशियल ऑयल्स की बात कर रहे हैं? पेपरमिंट या अदर मिंट, जिसके एग्जांपल इन्होंने दिए स्पीयरमिंट, वाटरमिंट, हॉर्स मिंट, बर्गेमेंट ऑयल, मेंथा एरवेंसिस। सब ये सब रट्टा नहीं मारना, ये एक बार रीड कर लेना, पेपर में क्लिक कर जाएगा।
अभी ऑयल्स को उगाया नहीं जाता है, ऑयल्स को उगाया नहीं जाता है, इसलिए हमने एग्रीकल्चर इस वर्ड नहीं यूज किया, तो वी यूज द वर्ड एज एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो वी आर गिविंग दिस बेनिफिट ऑफ आरसीएम। आरसीएम इज अ बेनिफिट ना, आपको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रेसिपिएंट पे कर देगा। सो इफ यू आर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड आप सेल कर रहे हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसको टैक्स पे करने दो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नेक्स्ट 2-3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन, अच्छे से समझना। सिल्क की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सप्लायर को कौन रखा है? सप्लायर इज एनी पर्सन हु इज मैन्युफैक्चरिंग द सिल्क यार्न, रॉ कोकून से या जो भी सेरिकल्चर जो भी उनका प्रोसेस होता है वहां से। सर यहाँ पे बहुत प्यारा सवाल क्या बन सकता है? सप्लायर वो बोल रहे हैं एनी पर्सन हु इज मैन्युफैक्चरिंग, हो सकता है वो पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हो सकता है वो पर्सन एक कंपनी की फॉर्म में चला रहा हो, आई डोंट केयर। मैंने सिर्फ इतना बोला कि भाई तू मैन्युफैक्चरर होना चाहिए और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तो उस केस में क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। रॉ कॉटन में मैंने एग्रीकल्चरिस्ट वर्ड किया, अगेन नाउ दीज एग्रीकल्चरिस्ट कैन बी रजिस्टर्ड, होंगे नहीं, सेक्शन 23 आता है, आपको पता है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ये होंगे नहीं, बट कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको दे सकता है। मेरा फोकस सिर्फ इतना है कि भैया आप एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में फॉलो करते हो या नहीं करते हो, बस मेरा इतना ध्यान रहेगा। तो रॉ कॉटन में अगेन एग्रीकल्चरिस्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन, लॉटरी वाले में स्टेट गवर्नमेंट टू द लॉटरी एजेंट, दिस इज अ स्टेट रेगुलेटेड सब्जेक्ट, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई टू द लॉटरी एजेंट। लॉटरी एजेंट से अगर आप खरीदते हो तो वहां पे कोई आरसीएम का मतलब नहीं है। यूज्ड व्हीकल, सीज्ड व्हीकल, ओल्ड गुड्स, कन्फिस्केटेड गुड्स, अलग अलग लॉज में कन्फिस्केशन होता है। कल को अगर वो गवर्नमेंट सेल करती है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो चला जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इंडियन रेलवे। आप इस पॉइंट को याद रख लेना, जो भी इंडियन रेलवे कहीं पे भी इन्वॉल्व है आज केस में, तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, इसके अंदर रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, ये हमने सप्लाई के अंदर कर लिया था। और मेटल स्क्रैप एनी अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये मेटल स्क्रैप क्या होता है? अरे जैसे आयरन ओर वगैरह उसके स्पेसिफाइड चैप्टर्स होते हैं सीटीए के अंदर, तो उसके अंदर वो वाला मेटल स्क्रैप इज बीइंग सोल्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। इसका टीडीएस में भी इंप्लीकेशन आने वाला है। टीडीएस में कब आता है? व्हेन इट इज अ रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड सेल। मैं आपको मेटल स्क्रैप का एक छोटा सा डायग्राम दे दूं, फटाफट से सुन लो। मेटल स्क्रैप में आप ऐसे याद रख लो, हालांकि आई थिंक चैप्टर 11 में मैंने आपको दिया है नोट्स में, लेकिन मैं अभी बता देता हूं फिर से। इफ इट इज अ केस ऑफ अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, इफ इट इज अ केस ऑफ अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, इफ इट इज अ केस ऑफ रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, एंड इफ इट इज अ केस ऑफ रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट केस इज अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, ये किसके अंदर चला जाएगा? ये आपका आरसीएम के अंदर चला जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है वैसे भी इसके अंदर टैक्स एवेजन बहुत होता है, तो वी विल ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ दिस पर्सन, हमने इसके ऊपर आरसीएम लगा दिया, भाई तू रजिस्टर्ड है, तू टैक्स पे कर दे। गलत है सर, ये अनरजिस्टर्ड है, सेलर अनरजिस्टर्ड है, आपने इसको जबरदस्ती डाल दिया आरसीएम के अंदर, पर ठीक है, अभी जैसा है वैसा अपने को पढ़ना है। अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, नो आरसीएम नो टीडीएस। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर 51। रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, लेकिन टीडीएस नहीं आएगा। टीडीएस कब आता है? रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, और आरसीएम कब आता है? अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। ठीक है, ये छोटा सा चार्ट आपके सामने रेडी है, ये ध्यान रख लेना प्लीज, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका टेस्टिंग शायद आपको चैप्टर 2 के क्वेश्चंस में ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन चैप्टर 7 जो आईटीसी के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनते हैं उनके अंदर भर भर के आता है। ओके, सो ये हमारा हो गया है। चलो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सर्विसेज के रिस्पेक्ट में डिस्कशन। नाउ सर्विसेज के लिए जब मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैं एक पॉइंट दोबारा बोलना चाहता हूं, that always have a structured thinking approach in your mind। जब भी सर्विसेज का आरसीएम आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट स्टॉप, पॉज एंड चेक वेदर देयर इज एन एग्जेम्पशन और नॉट। अगर कहीं पे कोई एंट्री में एग्जेम्पशन लग जाता है तो आरसीएम या एफसीएम का जो क्वेश्चन है वो इनवैलिड हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज इफ इट इज एग्जाम्ड देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हु इज गोइंग टू पे टैक्स, टैक्स लगने नहीं वाला। सर ऐसी बात, why didn't you say it with respect to the goods? That is because the goods exemption is not a part of our course, but services exemption is a part of our course। और दो एंट्रीज जो मैंने स्टार्ट में बोला उसको छोड़ के हम बाकी एंट्रीज एग्जेम्पशंस के साथ साथ पूरा रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते डिस्कशन, आ जाओ। फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सर सबसे पहले प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीटीए। जीटीए का मतलब होता है दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। सो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विस only of transportation of goods by road, but we are using the word in relation to transportation of goods by road। मतलब वो ancillary services भी provide कर रहे हैं, for example loading, unloading, packing, storage फलाना। And second condition is they should be issuing a consignment note जिसके अंदर सारी details होती है। If you are not issuing a consignment note, you are not a GTA। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 1 हम एग्जेम्पशन चेक करते हैं कि क्या जीटीए के बारे में हमारे पास कोई एग्जेम्पशन है क्या। देयर आर 2-3 एंट्रीज, हम एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला द एग्जेम्पशन एंट्री इज द मेन वन,
कि अगर कोई जीटीए सर्विस देता है एक अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को या फिर एक अनरजिस्टर्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बचे हुए सब लोगों में आपको टैक्स लग जाएगा। सी हाउ इट हैज बीन प्रेजेंटेड। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड सीटीपी। अनरजिस्टर्ड सीटीपी कैसे हो सकता है? कई बच्चे पूछते हैं सर सीटीपी का तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। नहीं बेटा जी, सेक्शन 24 अगर आप ओपन करेंगे, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 8, तो वहां पे ये नहीं बोला कि एवरी सीटीपी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। वहां पे बोला है रजिस्ट्रेशन इज ओनली व्हेन द सीटीपी इज मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। तो इफ आई एम अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन अ स्टेट जहां पे मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और अगर वहां पे मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा, तो वहां पे मेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होगा। तो जस्ट ठीक है, उतना शायद आपको आईसीए नहीं पूछेगा, बट पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं अनरजिस्टर्ड सीटीपी। अब ये क्या बोल रहा है नीचे, अदर देन द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स, मतलब इफ द रेसिपिएंट आर दीज पीपल द जीटीए सर्विस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। यस और नो? क्या आप मेरे साथ साथ चल पा रहे हैं? अगर ये रेसिपिएंट्स है तो जीटीए टैक्स होने वाला है। कौन कौन रेसिपिएंट्स बोले? फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी लॉ, cooperative society under the cooperative law, body corporate established under any law, partnership firm whether registered or not, यहां पे बोला whether registered or not, क्यों बोला अभी समझेंगे, and CTP registered under the GST law। तो सर हमें सिंपल क्या समझ में आया कि इफ इट इज एन अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल और अनरजिस्टर्ड एचयूएफ, मोटा मोटा यही रह गया। इसको छोड़ के कोई नॉर्मल कंपनी, नॉर्मल फैक्ट्री, सोसाइटी, वो सब हमने ऊपर कवर कर लिया। और एनालाइज करेंगे, बेसिक समझो पहले कि अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को एक जीटीए ने अगर सर्विस दिया तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी सब जगह टैक्स लग जाएगा। नाउ सर्टेन पॉइंट्स टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट मे नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये अपने अपने लॉ के अंदर बस लीगल फैक्ट्रीज है, लीगल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लीगल सोसाइटीज है, दे मे नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, लेकिन स्टिल वहां पे टैक्स लग जाएगा। और सर एज वी नो, हमें एक डाउट आता है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? इट बेसिकली मीन्स अ कंपनी एंड एन एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट हम अलग से डिफाइन नहीं करते, वी पुट द डेफिनेशन सेम एज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो वहां पे आपकी सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, वहां पे बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, वहां पे फॉरेन कंपनीज भी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, और वहां पे आपकी एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसके बारे में हमने नीचे अलग से बोला है। अब पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर द लॉ इंक्लूडिंग द एसोसिएशन ऑफ पर्संस। नाउ कम्स अ क्वेरी, सर आपने पार्टनरशिप फर्म के लिए ऐसा क्यों बोला रजिस्टर्ड और नॉट? बिकॉज इन अवर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मैंडेटरी, इट इज डायरेक्टरी। तो इसलिए वहां पे बोला रजिस्टर्ड और नॉट, लेकिन बाकी सब जगह बोला अपने अपने लॉ में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो सर कुल मिला के बात क्या बनी कि अगर कल को लेट से कोई कंपनी है, मैंने अभी नीचे एग्जांपल भी दिया है, मैं करा दूंगा, एक नई कंपनी है, उसने पहले दिन जीटीए की सर्विस ले ली, तो वहां पे टैक्स लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो या ना, फर्क नहीं पड़ता, वो बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएगा। तो ये जितने भी अदर देन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स है, दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ द बिजनेस एंटिटीज, ये सारे के सारे हमने कवर कर लिए रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो जीएसटी में नहीं है। तो सर इसको छोड़ के बचा कौन? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअली तो छोड़ दिया आपने बस यहाँ पे, और अगर वो रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है तो सर फिर वो यहाँ पे बोल ही दिया ना हमने, वी आर टॉकिंग अबाउट अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड अगर इंडिविजुअल है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड इंडिविजुअल हूं, तो भी मैं यहां पे टैक्स हो जाऊंगा। तो बचेगा कौन? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल और एचयूएफ। समझ में आया आपको? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अभी मैं एग्जांपल्स और करा दूंगा। एक और एग्जामेशन की एंट्री चेक करो, दिस इज योर सीरियल नंबर 18 चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर एग्जामेशन। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आर एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ जीटीए और अ कोरियर एजेंसी। अगेन ईसीओ वाली बात अभी हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, अपने को पूरा साथ में उसको रखना पड़ेगा। तो जस्ट समझना, इफ एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस दिया जा रहा है बाय रोड एक्सेप्ट जीटीए एंड एक्सेप्ट कुरियर, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या? आप क्या एक फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के पास एक ट्रक है, संडे को खाली था, आपने बोल दिया उसको भाई लेट्स प्लीज मेरा एक सामान जरा ट्रांसपोर्ट कर दे, गिव मी द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय रोड। उसने आपको कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया है, so he is giving you the service of transportation of goods by road, and since he is not issuing a consignment note, वो GTA नहीं है and obviously वो courier agency भी नहीं है, तो वहां पे exemption मिल जाएगा because it is a service of transportation of goods by road। क्लियर है? दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, बहुत बारी पूछते हैं चैप्टर 7 आईटीसी के क्वेश्चंस के अंदर। तो ये आपको दो एंट्रीज अभी समझ में आई, ठीक है। अभी मैं दो ही एंट्रीज करा रहा हूं, इसके सिवाय मैं आपको बता दूं चैप्टर 4 में एक और एंट्री आती है जिसके अंदर अगर कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हो, इफ देर आर एनी स्पेसिफाइड गुड्स, याद है वो स्पेसिफाइड गुड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक मैन्यूअर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अगर वो भी एग्जेम्प्ट हो रहा है तब भी आपका अगर वो गुड्स आपके ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तो उस केस में भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट दैट इज ठीक है, वो एक स्पेसिफाइड गुड्स का एग्जेम्पशन है, उसको यहाँ पे अभी इंटरलिंक करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट था साथ में पढ़ना।
तो इफ यहाँ पे हमें एग्जेम्पशन मिल जाता है तो आरसीएम एफसीएम की बात उठेगी नहीं, लेकिन अगर एग्जेम्पशन नहीं मिलता तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आरसीएम चेक करने का। एंड व्हेनेवर दीज आर द रजिस्टर्ड, व्हेनेवर दीज आर द रेसिपिएंट्स, नॉट रजिस्टर्ड, दीज आर द रेसिपिएंट्स, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। सर दिमाग ना पूरा घूमना स्टार्ट हो चुका है। देखो एट द एंड ये रिवीजन क्लास है, बट मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना मेरी बात अब एकदम ध्यान से सुनना। इफ दीज आर द रेसिपिएंट्स, टैक्स लगने वाला है, एंड इफ दीज आर द रेसिपिएंट्स तो टैक्स आरसीएम के अंदर लगेगा। इफ यू सी द लिस्ट ऑफ द रेसिपिएंट्स फॉर एग्जेम्पशन एंड फॉर द आरसीएम, द लिस्ट इज सेम, यही लोग रेसिपिएंट्स हैं, तो इन्हीं रेसिपिएंट्स के केस में टैक्स लगेगा और इन्हीं रेसिपिएंट्स के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स वेरेवर जीटीए सर्विस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, हम बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगने वाला है। अब आपका एक क्वेरी आता है कि सर व्हाट इफ देयर इज अ फैक्ट्री विच इज रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, लेकिन वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और उसने एक जीटीए का सर्विस लिया जो कि आरसीएम में फॉल कर गया, बट वो जीएसटी के अंदर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो क्या करें? तो भाई साहब इसीलिए तो सेक्शन नंबर 24 में वन ऑफ द क्लॉजेस इज रिक्वायरमेंट टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आगे। टू केसेस वेयर आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल, कई बच्चे इसको फटाफट से रीड करते हैं, खासकर सेल्फ स्टडी में से ये क्वेरी आता है कि सर हमने पढ़ा था वो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब एग्जिम्प्ट हो जाएगा क्या? नहीं, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। टू केसेस के अंदर दे हैव गिवन दैट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डज नॉट अप्लाई बट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म विल अप्लाई। केस नंबर 1, when the recipient of GTA service are those departments and those governments of the government or those departments and those agencies of the government which have taken registration only and only for the purpose of TDS। तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं, अगर कहीं पे भी कोई जीटीए की सर्विस दी जा रही है, अगर कोई जीटीए की सर्विस दी जा रही है किसको? टू अ एजेंसी और एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो लिया, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, उन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया, वो खुद कह रहे हैं कि सर हमारे ऊपर ये एंट्री नहीं लग रही है, हमारे ऊपर एग्जेम्पशन एंट्री नहीं लग रही क्योंकि हम रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर। लेकिन सर सुनो ना, हमने जीएसटी का जो नंबर लिया है ना वो सोनली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 51 लिया है, हमने वो सोनली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 51 लिया है, दैट इज द टीडीएस पर्पस। हम कोई भी खुद की टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते, तो सर हमारे केस में आप हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मत फंसाओ ना, हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं करना। लौने का ठीक है, हम उसको हटा देते हैं, लेकिन आज के इसमें ये भी अभी रेलिवेंट नहीं है, पता है क्यों? बिकॉज एक और एग्जेम्पशन एंट्री है, एंट्री नंबर 21B एग्जेम्पशन चैप्टर में, जिसके अंदर करंटली ये सिचुएशन को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो सर आपने 2 ऊपर पढ़ाई, देखो हमने 2 अभी कवर करी और एक हमने नीचे कवर करी, तो करंटली दिस क्लॉज इज इररिलेवेंट बिकॉज करंटली दिस इज एग्जेम्प्ट। तो कल को अगर एंट्री नंबर 21 भी डिलीट हो जाती है, अभी डिलीट नहीं हुई है, अभी आपका एग्जेम्प्ट है, बट अगर कल को वो डिलीट हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, ये जीटीए की सर्विस आरसीएम के अंदर नहीं जाएगी, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जाएगी, बट बिकॉज दिस इज टुडे एग्जेम्प्ट, आरसीएम एफसीएम क्वेश्चन स्टैंड्स इररिलेवेंट। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है? प्लीज डोंट वरी, मुझे पता है तुम्हारा कहाँ अटक रही है बात, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे नीचे एग्जांपल कराने दो। नेक्स्ट सेकंड केस वेयर द आरसीएम विल नॉट अप्लाई इज द जीटीए सेज भाई मुझे आरसीएम चाहिए नहीं, मुझे एफसीएम चाहिए। सो दैट जीटीए इज टेकिंग अ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, he is exercising the option to pay tax under FCM, he is issuing a tax invoice to the recipient charging the GST at the applicable rate, and he is making a prescribed declaration on that invoice कि भाई तू RCM मत comply कर, I have taken the option of forward charge mechanism, this will act as a proof for the recipient to not comply with the reverse charge mechanism। And just a point to be noted everyone, यहाँ पे बहुत गलती होती है to understand what is the meaning of recipient। मैंने पिछले आपको सप्लाई में भी रिवाइज कराया था, recipient का मतलब होता है the person who is liable to pay the consideration, the person who is liable to pay the consideration, that is the freight of the GTA, that is the freight of the GTA। अब सर टैक्स रेट्स क्या क्या लगेंगे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अगर लगा रहा है जीटीए तो यस 2 ऑप्शन, ही कैन इधर गो फॉर 18% जो कि पहले 12% होता था, अमेंडमेंट के बाद 18 हो गया, और ही कैन गो फॉर द 5% रेट। 18% अगर ले रहा है तो ही विल गेट ऑल द आईटीसी ऑफिस इनवर्ट सप्लाईज, 5% ले रहा है तो उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसा भेदभाव क्यों होता है? क्योंकि जीटीए का वन ऑफ द मेजर एक्सपेंसेस होता है पेट्रोल डीजल विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। सो ही विल टेक अ बिजनेस कॉल, ही विल टेक एन ऑपरेशनल कॉल वेदर उसको यहाँ पे बैलेंस खर्चों का आईटीसी उतना इंपॉर्टेंट है क्या, इतना बड़ा है क्या, तो वो अपने हिसाब से रेट डिसाइड करेगा। आरसीएम के अंदर द रेट इज गोइंग टू बी 5%। ऑब्वियसली यहाँ पे जीटीए को कोई आरसीएम का जीटीए को कोई आईटीसी का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। जस्ट अ पॉइंट टू क्लैरिफाई, यहाँ पे बहुत क्वेरीज आते हैं
कोई भी रेट लगे रेसिपिएंट के लिए इट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी प्रोवाइडेड द बेसिक कंडीशंस ऑफ चैप्टर 7 आर कंप्लाइड। तो रेट कोई भी लगे, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आईटीसी नॉट आईटीसी, ये मैं सप्लायर जीटीए के लिए बात कर रहा हूँ, बट रेसिपिएंट के लिए इट इज एन इनवर्ट सप्लाई, उसको यहाँ पे आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपके सामने 4 एग्जांपल कराऊंगा, ये अच्छे से समझ जाना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ दिस टॉपिक विल बी क्लियर। प्लीज पे अटेंशन। आई टूक अ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फ्रॉम माई फ्रेंड बबलू, जो मैंने रोड से लिया, अब इसको रोड की तरह समझ लो, एंड ही डिड नॉट इशू एनी कंसाइनमेंट नोट। इफ ही डिड नॉट इशू एनी कंसाइनमेंट नोट, इसका मतलब वो जीटीए नहीं है, इसका मतलब सीरियल नंबर 18 लग जाएगा, दैट इज द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट जीटीए कोरियर इज एग्जेम्प्ट, तो ये एग्जेम्पशन में चला जाएगा। नेक्स्ट, आई एम फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी, दैट इज मैंने फॉर्म कर ली एक न्यू कंपनी जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल एस वालिम्बे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, एंड करंटली दिस कंपनी इज अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कल इनकॉर्पोरेशन हुआ, आज अनरजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, एंड वी टुक जीटीए सर्विसेज ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। क्या ये एग्जेम्पशन के अंदर जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेसिपिएंट कौन बन जाएगा? रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एंड सिंस रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स लग जाएगा, प्लस दिस विल गो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट सर कंपनी इज अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कोई बात नहीं, सेक्शन नंबर 24 लगेगा, एंड दिस विल गो अंडर द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कंपनी शैल बी लायबल फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, उसको कंप्लाई कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, I, that is unregistered individual, I took GTA services in individual capacity, ये exempt हो जाएगा। मैं ना ही फैक्ट्री हूं, मैं ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं, मैं ना ही कोई सोसाइटी हूं, ना ही मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं, ना ही मैं रजिस्टर्ड हूं। I supplied goods to Shubham Keswani sir via GTA. I am liable to pay the freight of GTA. I am unregistered. SK is registered. Structured thinking. एक्साइटमेंट होने से पहले थोड़ा रुको और सोचो कि जीटीए सर्विस का एनालिसिस के लिए हु इज द रेसिपिएंट? द रेसिपिएंट इज द पर्सन लायबल टू पे द कंसिडरेशन ऑफ फ्रेट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? I am liable to pay the freight of GTA, इसका मतलब the recipient is me. The recipient is me. शुभम केसवानी सर is the recipient of the good supply but not for the GTA service. समझ में आया? तो इस केस में मैं अनरजिस्टर्ड हूं, ठीक है, तो मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट, बिकॉज द रेसिपिएंट ऑफ द जीटीए सर्विस इज एन अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल। बाकी और हम क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी देखेंगे, चैप्टर 7 के क्वेश्चंस में भी देखेंगे, सो और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बट आई फील तुम्हें ये समझ में आ गया, इससे ज्यादा तुम्हें जीटीए में कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है, गारंटी दे रहा हूं सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। चलो, वी विल डिस्कस द अमेंडमेंट ऑल्सो वेरी वेरी क्विकली। इसका इन लेंथ डिस्कशन आई विल डू इन द अमेंडमेंट्स वीडियो। सर रीजन आप यहाँ पे क्यों नहीं पूरा डिस्कशन कर रहे? बिकॉज इसका जो चेंजेस है वो सिर्फ एक चैप्टर में नहीं है, इट हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ द जीटीए, इट हैज चेंज द एग्जेम्पशन एंट्री, इट हैज चेंज द मेन जो प्राइमरी इसके अंदर चेंज है वो 9.5 के अंदर है, दैट इज नोटिफाइड सर्विसेज ऑफ ईसीयू। तो 9.5 का भी हम एक इंटरलिंकिंग वीडियो डालते ही है हमेशा, दैट इज वन ऑफ द टॉपिक्स, तो उसके अंदर भी डिस्कशन करेंगे और अमेंडमेंट्स वीडियो में भी करेंगे। बट बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चैप्टर खत्म हो गया और हमें पता ही नहीं है ये चेंज क्या है, तो मैं यहाँ पे भी आपको एक फटाफट से डिस्कशन दे देता हूँ। सो व्हाट वाज द प्राइमरी इशू और ये कौन से टॉपिक के ऊपर ये चेंज है? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट माइल डिलीवरी। जस्ट अंडरस्टैंड करना, लास्ट माइल डिलीवरी क्या होती है, जिसको हम लोकल डिलीवरी बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिंत्रा से कुछ मंगवाते हो, जैसे मैंने मिंत्रा से कुछ मंगवाया, तो जो लेट से मैं पुणे में हूं, तो मिंत्रा का जो यहाँ पे पुणे का ऑफिस होगा, वहां से जो ये फाइनल लोकल डिलीवरी करी जाएगी, जिसको बोलते हैं लास्ट माइल डिलीवरी, ये उसके ऊपर की कुछ चेंजेस की बात कर रहा है। करंटली देयर वाज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द लोकल डिलीवरी सर्विसेज। क्यों? क्योंकि दिस वाज एंजॉइंग द एग्जेम्पशन ऑफ सीरियल नंबर 18, जो मैंने आपको अभी भी यहाँ पे बताया, that service of transportation of goods by road is exempt except GTA except courier agency। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे थे, बट ये काम हो रहा था ईसीओ के थ्रू, कहीं ना कहीं यहाँ पे टैक्स बन सकता था। नाउ अंडरस्टैंड, आईसीए ने कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने क्या किया इसके अंदर? सबसे पहले इन्होंने बोला कि इफ देर इज एनी लोकल डिलीवरी, नाउ द पॉइंट विच इज वन ऑफ द कंटेंशंस, जो अभी मार्केट में एक प्रॉब्लम चल रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन है इंडस्ट्री का, कि लोकल डिलीवरी को डिफाइन नहीं करा है। व्हाट डू मीन बाय लोकल डिलीवरी? Can it be necessarily it has to be an intra delivery or can it be an interstate delivery? दिल्ली के बॉर्डर से गुड़गांव में अगर क्रॉस हो रहा है तो क्या वो लोकल डिलीवरी हो सकता है? तो इसके ऊपर हो सकता है कल को एक नया सर्कुलर आ जाए, वेयर वी हैव सम क्लैरिटी, बट राइट नाउ फॉर अवर एग्जाम वो वर्ड हमें यही देगा, कहीं ना कहीं हमें समझ आ जाएगा कि लोकल डिलीवरी है। नाउ अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? ये जो लोकल डिलीवरी बाय और थ्रू ईसीओ है, सबसे पहले जीटीए की डेफिनेशन से इसको बाहर किया, दिस वॉज द फर्स्ट चेंज। पे अटेंशन, जीटीए की जो डेफिनेशन है उसके अंदर इन्होंने बोला प्लीज डू नॉट इंक्लूड एनी ईसीओ बाय और थ्रू whom local service is provided। मतलब अगर देयर इज एनी ईसीओ, आप जोमेटो ले लो फूड इंडस्ट्री में, आप मिंत्रा ले लो कोई शॉपिंग इंडस्ट्री में, कोई भी ईसीओ जो काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो चला रहा है, उसका खुद का अगर डिलीवरी है या तो उसके थ्रू कोई सप्लायर है। लेट से मैं सप्लाई का काम करता हूं, मैं लॉजिस्टिक्स का काम करता हूं, एंड आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म।
सो इट कैन बी इंस्टामार्ट, वो जिनी, पोर्टर, डंजो, ओला, ओला नहीं आपका ये आ जाएगा, ओला उबर तो इट इज वन ऑफ द नोटिफाइड सर्विसेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो आपका एनी एनी अदर डिलीवरी, मिंत्रा के लिए अगर मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, तो जो भी यहाँ पे ईसीओ ऐसा इन्वॉल्व है जो कि डिलीवरी कर रहा है या फिर जिसके थ्रू डिलीवरी हो रही है, हमने बोला कि भाई तू जीटीए तो है ही नहीं, ठीक है, कल को तेरी तरफ से कोई कंसाइनमेंट नोट आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता, नाउ यू आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीटीए, आप कभी भी जीटीए नहीं रहेंगे। सर सबसे पहले ऐसा क्यों किया? जीटीए का एक स्पेसिफिक टैक्स मैकेनिज्म है, ठीक है, हमने पूरा पढ़ा कि जीटीए का एक स्पेसिफिक टैक्स फ्रेमवर्क है, पहले एग्जामिशन एनालिसिस देन आरसीएम एफसीएम एनालिसिस, तो पहले तो उसमें से इसको बाहर किया, क्योंकि हम इसको 9(5) में अल्टीमेटली फॉल करवाने वाले, तो पहले जीटीए के फ्रेमवर्क से बाहर किया, फिर हमने इसको इसमें से भी बाहर किया, सीरियल नंबर 18 जो है दैट इज द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो कल को ये अगर ईसीओ जो है लोकल डिलीवरी जहां से हो रही है या जिसके थ्रू हो रही है, कल को दे आर नॉट इशूइंग द कंसाइनमेंट नोट एंड दे आर नॉट अ कोरियर एजेंसी, तो वो तो एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे, वो बोलेंगे भैया हमारा तो सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है, तो हम तो वहां पे सर्विसेज का एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे, हम वहां पे लॉजिस्टिक फी के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो पहले यहां से भी सेकंड चीज उन्होंने यहां से भी उसको हटा दिया, उन्होंने बोला नो दिस एंट्री इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लोकल डिलीवरी थ्रू और बाय ईसीओ। एंड सिमिलरली सीरियल नंबर 18 में इनलैंड वाटरवेज भी आता है, इनलैंड वाटरवेज में भी उन्होंने यही चीज लिखी कि अगर लोकल मैनर में कहीं पे डिलीवरी हो रही है जहां पे ईसीओ का इन्वॉल्वमेंट है, तो या तो ये ईसीओ अपने लोग अपनी सर्विस दे रहा है या ईसीओ के थ्रू कोई सर्विस दे रहा है, बेसिकली ईसीओ इज इन्वॉल्व इन द पिक्चर, तो उसको यहां से भी बाहर कर दिया कि हम आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे। तो अभी दोनों एंट्री से क्या समझ आता है कि जीटीए फ्रेमवर्क से बाहर किया और एग्जेम्पशन से बाहर किया, तो अल्टीमेटली अभी तक वी कैन रीच वन कंक्लूजन, लोकल डिलीवरी जो ईसीओ दे रहा है या ईसीओ के थ्रू कोई दे रहा है, हम वहां पे एग्जेम्पशन नहीं देंगे। तो सर टैक्स कैसे लगेगा? टैक्स कैसे लगेगा? दैट इज द प्राइमरी चेंज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है। 9(5) इफ यू रिमेंबर दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, तो आई एम होपिंग कि आपको 9(5) पता है क्या होता है। 9(5) वी स्टडी द 4 सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, हाउसकीपिंग वगैरह, रेस्टोरेंट सर्विस, जहां पे देर इज अ डीमिंग प्रोविजन। डीमिंग प्रोविजन मतलब हम मान लेते हैं दैट ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, यू रिमेंबर राइट। तो उस 9(5) के अंदर हमने ये वाली सर्विस को ऐड किया और हमने लिखा लोकल डिलीवरी बाय और थ्रू ईसीओ, ये 9(5) में कवर हो जाएगा, अनलेस मतलब एक्सेप्ट कब कवर नहीं होगा, व्हेन द सप्लायर इज लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, जैसा आप होटल अकोमोडेशन में पढ़ते हो और आप हाउसकीपिंग में पढ़ते हो। तो इफ सप्लायर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो 9(5) नहीं लगेगा, सप्लायर अपना टैक्स खुद पे करेगा। एग्जेम्पशन तो हटा ही दिया तो टैक्स तो लगने वाला है। अब बस बात ये उठती है कि ईसीओ पे करेगा या सप्लायर पे करेगा। इफ इज लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर 9(5) वो खुद पे कर लेगा, देन 9(5) उसके ऊपर, इफ इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 सॉरी, तो वो 9(5) में नहीं लगेगा, एंड देन सप्लायर विल पे टैक्स हिमसेल्फ और उस पर टीसीएस भी लग जाएगा, नॉर्मल जैसे नॉर्मल आपका टीसीएस लगता है। लेकिन अगर सप्लायर इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो हमने बोला ईसीओ यार तुम टैक्स पे करो इसके ऊपर। 9(5) के अंदर 18% का रेट लगता है, इफ यू वांट यू कैन नोट दिस, 18% का इसके अंदर रेट लगता है। और क्या टीसीएस होगा? नहीं, 9(5) इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ टीसीएस। तो सर आज के इसमें मुझे सिर्फ इतना समझना है, अमेंडमेंट्स में मैं दोबारा आपको करा दूंगा, डोंट वरी, बट अभी भी समझ लो दैट लोकल डिलीवरी अगर कहीं पे हो रही है बाय और थ्रू ईसीओ, बाय और थ्रू ईसीओ, तो आज उसके ऊपर हमें टैक्स चाहिए। कौन पे करेगा? अगर 9(5) पे कवर्ड है, और 9(5) में कब कवर्ड होगा? व्हेन सप्लायर इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, तो ईसीओ पे करेगा। इफ सप्लायर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, वो रजिस्ट्रेशन लेके पे कर देगा, 18% दोनों से मिल जाएगा। तो आप पे करो या उनसे पे करवाओ, हमें 18% टैक्स चाहिए। तो इसको पहले मैंने जीटीए के फ्रेमवर्क से बाहर किया, उसके बाद सीरियल नंबर 18 से हमने बाहर किया ताकि हमें जीएसटी मिले, वरना एग्जेम्पशन मिल जाता है, ठीक है। सीरियल नंबर 18 से इसको बाहर किया। इज दिस क्लियर? हट जा भाई, क्लियर है वाली बात? तो ये थोड़ा सा इसके पीछे का कहानी है। अब ये लोग आपको कैसे दे सकते हैं? कोई सप्लायर है, लेट्स से ई कार्ट सर्विसेज करके एक सप्लायर है, ये अपने डिलीवरी के लिए लोग प्रोवाइड करता है, एंड इट इज ऑपरेटिंग फॉर मिंत्रा ईसीओ। हाँ, तो फिर अब जिसमें जो लास्ट माइल डिलीवरी हो रही होगी उसमें हम चेक करेंगे कि क्या ये सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। अगर ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है उसको टैक्स पे करने दो, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मिंत्रा को टैक्स पे करने दो। तो यहाँ से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने वाला है। हो सकता है कोई इंडिविजुअल ड्राइवर है, चलेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सप्लायर देखना है उसका लायबल टू रजिस्ट्रेशन स्टेटस है या नहीं है। इज दिस क्लियर? तो ये आपका छोटा सा एक पार्ट था जिसमें मैंने आपको अमेंडमेंट के बारे में बताया। दोबारा इसको डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट्स के वीडियो में। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट लीगल सर्विसेज स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर गोइंग टू द लीगल सर्विसेज, मैं एक बात आपको बता दूं, बिजनेस एंटिटी एक टर्म में भी डाउट आता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब
एनी पर्सन कंडक्टिंग एनी बिजनेस, दैट पर्सन कैन बी इंडिविजुअल, कंपनी, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, जरूरी नहीं है कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। तो लीगल सर्विसेज में लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट आर द एग्जेम्पशंस एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. First, we will talk about the case when the supplier is an arbitral tribunal or a senior advocate. A query comes that sir आपने schedule number 3 में tribunal को तो बता दिया था कि not a supply. Why are you talking about arbitral tribunal here? That tribunal is a NCLT या court जैसा वो जो legal tribunals होते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ schedule number 3 के अंदर. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ arbitral tribunal. Arbitral tribunal is a result of arbitration agreement. It is a result of an arbitration agreement that is a private agreement between two parties. This is not a कंपनी लॉ जैसा ट्रिब्यूनल. ओके, तो ये जो जज होता है, ये जो आर्बिट्रेशन के जो ट्रिब्यूनल बैठता है, एक जन का, दो जन का, ये वो पार्टीज डिसाइड करती है. तो ये कंपनी लॉ जैसा ट्रिब्यूनल नहीं है, ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द एग्जेम्पशन एंट्री. Arbitral tribunal or a senior advocate, they are providing services, or a senior advocate is providing legal services to which kind of a recipient? Non-business entity. सर नॉन बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है? जो कि धंधा नहीं कर रही है. That entity is not doing any kind of business. Second is a small business entity. सर ये जो small या छोटू business entity अपन बोलेंगे वर्ड, ये सिर्फ हमारे लिए वर्ड है. ये हम क्लास में यूज कर सकते हैं, हम पेपर में नहीं लिख सकते, आपको नंबर नहीं मिलेंगे. ओके, सो जस्ट पे अटेंशन. मैं इसको हल्का सा व्हाइट बोर्ड पे डालना चाहता हूं, मैं समझना. पे अटेंशन. सप्लायर यहाँ पे कौन है? या तो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, या तो एक सीनियर एडवोकेट है, ठीक है. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपनी सर्विसेज दे रहा है, सीनियर एडवोकेट अपनी लीगल सर्विसेज दे रहा है. किसको? यहाँ पे 3 लोग कवर्ड है. यहाँ पे कौन कौन से 3 लोग कवर्ड है? इधर देयर इज अ नॉन बिजनेस एंटिटी, और इट इज अ स्मॉल बिजनेस एंटिटी, और इट इज गवर्नमेंट रिलेटेड पर्संस. अब सर गवर्नमेंट रिलेटेड यहाँ पे कौन कौन आ गया? सारे लोग आ जाएंगे. सीजी, एसजी, यूटी, एलए, जीए एंड जीई. लोकल अथॉरिटी इज द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो आप अमेंडमेंट्स लेक्चर में देखोगे, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, कि अगर कोई अथॉरिटी वहां पे लोकल फंड या म्यूनिसिपल फंड को मैनेज कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ लोकल गवर्नेंस, लोकल फंक्शंस, तो उसको भी लोकल अथॉरिटी मानना है. नॉट अ बिग अमेंडमेंट. तो ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है. जी और जी का मतलब आपको पता है. वी विल बी कवरिंग दिस इन डिटेल इन द एग्जेम्पशन इंटरलिंक ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट. लेकिन आज भी सुन लो, गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंटल एंटिटी दोनों ही ऐसी अथॉरिटीज है, दोनों ही ऐसी बॉडीज है जो गवर्नमेंट बनाती है, ईदर डायरेक्टली और बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. एंड मेन पॉइंट इज 90% इक्विटी और कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है. ये दोनों का कॉमन पॉइंट है. बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस कम्स इन व्हाट फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग. Governmental authority is performing the functions which are entrusted to a panchayat or municipality under Article 243G or 243W of the Constitution of India. And governmental entity is performing any function which is entrusted by the government. तो उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है. ये दोनों का फर्क हो गया. अब हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर ये 3 रेसिपिएंट्स हैं तो द सर्विस विल बी एग्जेम्प्ट. मैं कौन सी सर्विस की बात कर रहा हूं? जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन की सर्विस देगा, या फिर जो सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विस देगा. अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट एनालाइज द लीगल सर्विसेज वाला पार्ट. लीगल सर्विस मतलब एसोसिएटेड विद सम ब्रांच ऑफ लॉ. सेकेंड पॉइंट कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीनियर एडवोकेट? सीनियर एडवोकेट का मतलब होता है द पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड एज सच बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. तो बाल सफेद हो गए, मैं अपने आपको सीनियर एडवोकेट बोलूंगा? नहीं, डेजिग्नेटेड होना चाहिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. क्वेश्चन आपको बता देगा. सो दीज आर द सप्लायर्स एंड दीज आर द रेसिपिएंट्स. अब सर इसको छोड़ के सप्लायर कौन बचा? इसको छोड़ के सप्लायर बचा एक जूनियर एडवोकेट, या फिर कौन बचा? एक फर्म ऑफ एडवोकेट. अगर ये लोग लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो एग्जेम्पशन कब है? एग्जेम्पशन है अगर, जस्ट अंडरस्टैंड, दीज 1 2 3 आर सेम टू सेम हियर. ऊपर वाले जो 1 2 3 हमने रेसिपिएंट्स कवर करे वो सेम टू सेम एज इट इज है यहाँ पे, प्लस देयर इज वन मोर एंट्री दैट इज खुद के फैमिली के लोग, खुद के बिरादरी के लोग, दैट इज एन एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट. एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट. तो अगर एक नॉर्मल जूनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट लीगल सर्विस अपने फैमिली को दे रहा है, अपने सेम प्रोफेशन के लोगों को दे रहा है, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा. अब सर कहीं ना कहीं बात ये उठती है कि अपार्ट फ्रॉम दीज रेसिपिएंट्स बचा कौन? अपार्ट फ्रॉम दीज रेसिपिएंट्स बचा कौन? बिग बिजनेस एंटिटी. सर स्मॉल बिजनेस एंटिटी क्या बताया था आपने? जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर इज अप टू द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड. तो बिग बिजनेस एंटिटी क्या हुआ? लास्ट ईयर का टर्नओवर इज मोर देन द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड.
तो वहां पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो फॉर एग्जांपल दीज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ बिग बिजनेस एंटिटी, तो टैक्स लग जाएगा एंड दैट टैक्स विल बी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये आपका आरसीएम का एंट्री पूरा करता है। सिमिलरली यहाँ पे इफ द रेसिपिएंट इज अ बिग बिजनेस एंटिटी, तो वो टैक्स हो जाएगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाउ आई नो यू हैव अ कपल ऑफ क्वेरीज, मुझे पता है वो क्वेरी कि सर अगर सीनियर एडवोकेट अपने फैमिली वालों को सर्विसेज दे रहा है तो उसमें क्या करना है। सी उसके अंदर एक बहुत ही रीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू हम लेके आते हैं। हालांकि आईसीआई का क्वेश्चन मैंने उसके ऊपर नहीं देखा तो मैं जस्ट बता दूंगा, लेकिन क्वेरी में मत डालना क्योंकि वो आईसीआई का उसके ऊपर कोई अभी व्यू नहीं है हमारे पास। मेरे हिसाब से हम ये लगा सकते हैं नॉर्मल एनालिसिस के अंदर दैट इफ सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनी एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट, तो हम इनको भी बिजनेस एंटिटी तो बोलेंगे ना यार, दे आर ऑल्सो कंडक्टिंग बिजनेस, प्रोफेशन इज अ बिजनेस। तो अगर वो स्मॉल बिजनेस एंटिटी है तो मैं उसमें एग्जेम्पशन क्लेम कर लूंगा, और अगर बड़ी बिजनेस एंटिटी है तो फिर वो टैक्स हो जाएगा, फिर वो टैक्स हो जाएगा और शायद वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में चला जाएगा। शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ओपिनियंस फॉर्म हो सकते हैं। कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर ये एक्सप्लिसिटली यहां नहीं लिखा तो आप इसको बिजनेस एंटिटी मत बनाओ, आप उसको टैक्स करो और आप उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स करो। तो देयर आर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज पॉसिबल। आई डोंट थिंक आईसीए विल आस्क अस ऐसा वाला केस जिसमें ऐसे ग्रे एरियाज बनते हैं, बट या डाउट आता है तो मैंने आपको बता दिया। इसके सिवाय देयर इज वन मोर पॉइंट दैट आई वांट यू टू स्ट्रेस अपॉन। मैं चाहता हूं कि आप वो चीज समझे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लास्ट ईयर टर्नओवर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लास्ट ईयर टर्नओवर आपका थ्रेशोल्ड के ऊपर है या नहीं है वर्सेस आपका एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है। ध्यान से सुनना मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूं। इट इज पॉसिबल दैट माई लास्ट ईयर टर्नओवर वाज अप टू रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड बट इन द करंट ईयर आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कैसे हो सकता है? मे बी आई फेल इनटू एनी ऑफ द क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, और मे बी आई वेंट फॉर अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मे बी माई लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड बट मैंने एक्चुअल में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। क्यों? मे बी माई एंटायर सप्लाई इज गोइंग अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मे बी माई एंटायर सप्लाई इज एग्जेम्प्ट। तो चैप्टर 8 में सेक्शन 22 की लायबिलिटी मेरे ऊपर आती ही नहीं है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। आपको ये एनालाइज करना है जब मैं स्मॉल या बिग बिजनेस एंटिटी वर्ड्स यूज कर रहा हूं। आई होप वो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैंने कैसे दिया है। इसको डाउट आया एग्जेम्पशन एंट्रीज के बाद दैट विच टाइप ऑफ रेसिपिएंट इज लेफ्ट, तो ओनली दैट बिजनेस एंटिटी इज लेफ्ट जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। इसका मतलब वो एक बड़ी बिजनेस एंटिटी है, तो वहां पे टैक्स लगेगा एंड आरसीएम के अंदर लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स फिर से दिए, प्लीज पे अटेंशन। मिस्टर हरीश साल्वे इज अ सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द करंट ईयर। इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ करंट ईयर तो ये एक स्मॉल बिजनेस एंटिटी होगी बिकॉज लास्ट ईयर का टर्नओवर वुड बी निल, तो ये एग्जेम्पशन में चला जाएगा। इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा, इट इज अ बिग बिजनेस एंटिटी एंड टैक्स वुड बी अंडर आरसीएम। सर व्हाट इफ टुमारो, अभी तो चलो ये रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी भी है, व्हाट इफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, स्टिल देन आरसीएम कंप्लाई करने के लिए सेक्शन नंबर 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर लग जाएगा। Next, let's say Mr. Sumuk Walimbe, who is a junior advocate, he is providing services to a senior advocate, legal firm or another junior advocate. Sir, firm या junior advocate में कहानी बड़ी क्लियर है, वो कोई भी सर्विस अपने फैमिली को देंगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, hence no question of RCM और FCM। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस की। सर स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सरशिप का सिंपल मतलब होता है एडवर्टीजमेंट इन फॉर्म ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे आपका आरसीएम तभी लगेगा जब सप्लायर और रेसिपिएंट की कंडीशंस पूरी होती है। सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट इज एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। तो मतलब यहाँ पे कौन कौन आएगा? यहाँ पे आ गई एक कंपनी, यहाँ पे आ गई एक एलएलपी और यहाँ पे आ गई एक पार्टनरशिप फर्म। और सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो अदर देन अ कंपनी, अदर देन एन एलएलपी। सर यहाँ पे कभी कभार प्रॉब्लम आता है सप्लायर रेसिपिएंट को अंडरस्टैंड करने में, तो सिंपल समझना, जो एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है और उसके बदले में आपसे पैसे ले रहा है वो सप्लायर है, जो पैसे दे रहा है, कंसिडरेशन दे रहा है, दैट इज द रेसिपिएंट। तो इस केस में फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड कप पेटीएम ने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो पेटीएम ने यहाँ पे ना अमाउंट ऑफ मनी दिया होगा, स्पॉन्सरशिप का पैसा दिया होगा, तो वो रेसिपिएंट होगा, रेसिपिएंट इज गोइंग टू पे द कंसिडरेशन। और जिसने ये ऑर्गेनाइज किया रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस बॉडी ने ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया रहेगा वो सप्लायर होगा। ठीक है, तो मैंने छोटे से दो एग्जांपल्स दिए, पे अटेंशन। पीएनजी ज्वेलर्स लिमिटेड इज पेइंग 1 लाख टू करवे नगर RWA, ये मेरे घर के पास का RWA है। अब ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट तो है नहीं, तो ये RWA इज द सप्लायर हियर क्योंकि वो पैसा रिसीव कर रहा है। दिस इज अ सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। आपको दोनों कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेंगी। तो इस केस में क्या बन जाएगा? इस केस में इट विल बी अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और इस केस में द पीएनजी ज्वेलर्स विल पे द टैक्स अंडर आरसीएम। पीएनजी, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, पीएनजी ज्वेलर्स इज पेइंग 1 लाख टू एडेप्ट सॉल्यूशन लिमिटेड। तो भैया आप तो सप्लायर ही एक बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो आपको क्या बेनिफिट की जरूरत है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के? आप फॉरवर्ड चार्ज
मैकेनिज्म के अंदर जाओ। अब इसके आगे मैं एक और चीज बता दूं, कई बच्चों को क्वेरी आता है, जब हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म तो इसका मतलब ये नहीं होता कि टैक्स पक्की पक्की बात लगेगा। सर नहीं समझ में आया, सुनो। मेरा से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, हमारा जो फोकस है, हमारा जो एनालिसिस है वो आरसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है कि बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। बट अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या जीएसटी एक्चुअल में इनवॉइस में लगेगा या नहीं चार्ज होगा, दैट डिपेंड्स ऑन वेदर द सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट। क्योंकि एफसीएम के अंदर नॉर्मल उसको रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड भी तो मिलेगा। आरसीएम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, बट एफसीएम इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। व्हेन आई से एफसीएम, तो मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स पक्की पक्की बात लगने वाला है, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा डिपेंड्स ऑन वेदर सप्लायर इज ऑपरेटिंग मोर देन 20 लाख और मोर देन 10 लाख और मोर देन 40 लाख और नॉट, जो उसका रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड है। मैं इसका एक एंट्री में भी आपको एग्जांपल कराऊंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एज आई टोल्ड, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी ऑन रेंट, मजेदार तरीके से अलग वीडियो में कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ पूरा ड्रिल डाउन एनालिसिस में कवर करा दूंगा। नेक्स्ट अभी हम एक बात कर लेते हैं, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स और लॉन्ग टर्म लीज दैट इज मिनिमम 30 इयर्स और मोर। एनी पर्सन इज ट्रांसफरिंग दिस टू अ रियल एस्टेट प्रमोटर। मेरे पास एफएसआई है, एफएसआई वगैरह क्या होता है आप सिंपल समझ लो, आई हैव अ राइट जहां पे बिल्डिंग प्रॉपर्टी फ्लैट्स बन सकते हैं। एक प्रमोटर आया मेरे पास डीएलएफ, मैंने बोला कि भाई मैं आपको ट्रांसफर करने को रेडी हूं, ठीक है, तो बताओ इसका कैसे क्या करना है। तो इस जो मैं ये ट्रांसफर करूंगा, दिस कैन बी एनी पर्सन, जो ये टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज ट्रांसफर कर रहा है रियल एस्टेट प्रमोटर को, इस पे जो भी टैक्स लगेगा, अगर टैक्स लगा तो वो टैक्स लगने वाला है अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अगर टैक्स लगा तो क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि देयर इज सम एग्जेम्पशन पॉसिबल? आंसर इज यस। जस्ट अंडरस्टैंड, निर्मला ताई कहती है कि अगर इस रियल एस्टेट प्रमोटर ने इसके ऊपर जो भी बिल्डिंग बनाई और सपोज ये बिल्डिंग उसने अंडर कंस्ट्रक्शन सेल कर दी, उसने कंप्लीशन में नहीं सेल किया, उसने अंडर कंस्ट्रक्शन सेल कर दिया, तो यू रिमेंबर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वहां पे जीएसटी लग गया होगा, उसके ऊपर उसने जीएसटी पे कर दिया। अगर उस पे जीएसटी मिल गया तो आपका वाला ट्रांसफर हम एग्जेम्प्ट करा देंगे। बट अगर उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद सेल किया तो दैट इज नॉट अ सप्लाई, तो यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। पर यहाँ पे जो जीएसटी का रेट है वो बड़ा ही लिमिट कर देंगे हम, वो बहुत ही लिमिटेड रेट लगेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में 1% लगेगा, अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग पे 5% का रेट लगेगा। तो लिमिटेड रेट लगेगा लेकिन लगेगा। तो एक जगह से जीएसटी मिला तो एक जगह छोड़ देंगे, दूसरी जगह उस वाले जगह से नहीं मिला तो यहाँ पे जीएसटी लगा देंगे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफोर्डेबल एंड अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग? ये डिपेंड करता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। कंसिडरेशन वैल्यू होती है, कितना एरिया है वो मैटर करता है, तो वो क्वेश्चन आपको बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द सर्विसेज बाय डायरेक्टर। अब ये जो डायरेक्टर की सर्विसेज है ये वही वाली है विच आर नॉट इन पर्सनल कैपेसिटी, ये ऑफिशियल कैपेसिटी वाली सर्विसेज है। पर्सनल कैपेसिटी मतलब अगर उसके घर का बिजनेस वगैरह है, कुछ वो पर्सनल कुछ काम करता है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड अंडर आरसीएम। सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड, अगर यहाँ पे डायरेक्टर इज वर्किंग इन एन एम्प्लॉय कैपेसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात यहाँ तक आएगी नहीं, वो तो शेड्यूल नंबर 3 से बाहर हो जाएगी, इट विल नॉट बी अ सप्लाई। So here we are talking about non-executive directors, we are talking about independent directors. As you know, independent director can never be an employee. तो हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। रेसिपिएंट में उन्होंने बोला है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ये गलत है। बॉडी कॉर्पोरेट बोलने की जरूरत नहीं है, एलएलपी में डायरेक्टर नहीं होता, कंपनी बोलना चाहिए था, विच इज ओके। सो दैट कंपनी विच इज लोकेटेड इन इंडिया, इट विल गोइंग टू पे द टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको पॉइंटर में, कॉम्पोजिशन स्कीम के ज्यादा पॉइंटर्स हमें देखने हैं। यहाँ पे ना एक बच्चे का डाउट आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस अर्पण सिंघानिया इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन अ कंपनी, जिसको सिटिंग फी पे करी है और बोल रहे हैं फर्दर सैलरी वाज पेड 1.5 लाख। तो सारे बच्चे ये वाली बात तो सही से पकड़ लेते हैं दैट सैलरी विल बी कवर्ड अंडर शेड्यूल नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 1, इट विल नॉट बी अ सप्लाई। बट सर सिटिंग फी का क्या करना है? देखो सिटिंग फी वो क्लियरली बोल रहे हैं इट इज अपार्ट फ्रॉम सैलरी। तो सिटिंग फी इज अ सर्विस विच विल बी गोइंग अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। वो पर मीटिंग दी जाती है, वो कभी भी ऐसा फिक्स नहीं होती है सैलरी की तरह। तो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ शेड्यूल नंबर 3, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द आरसीएम एंड इट इज अ सर्विस इन द ऑफिशियल कैपेसिटी। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। चलो आगे की कुछ एंट्रीज देख लेते हैं। इंश्योरेंस एजेंट ने किसी इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी टाइप का इंश्योरेंस हो, अगर कोई भी लाइफ जनरल, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर आरसीएम, द कंपनी विल पे टैक्स अंडर द आरसीएम। रिकवरी एजेंट सर्विस, वसूली भाई ने अगर कोई रिकवरी की सर्विस दी है, किसको? एनी बैंकिंग कंपनी, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनी एनबीएफसी, तो वो किसके अंदर चला जाएगा? आरसीएम के अंदर। प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे आई एम यूजिंग द वर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो सारे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कवर्ड है। आगे मैं इसको थोड़ा सा एक जगह कुछ पॉइंट मार्क करवा सकता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना।
क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकते हैं वसूली भाई ने सर्विस दिया किसी ट्रेडर को, ट्रेडर ऑफ द गुड्स को, किसी बिजनेसमैन को, तो वो आरसीएम के अंदर नहीं जाएगा, वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जाएगा। फिर बात करते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री एंड ऑथर इंडस्ट्री के लिए। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे गरम चाय की प्यालियों का जो कॉपीराइट है वो हमारे अनु मलिक साहब के पास है। सो इज अ म्यूजिक कंपोजर, सम फोटोग्राफर, ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं आर्टिस्ट वगैरह, इनके पास अपने ओरिजिनल वर्क के कॉपीराइट्स होते हैं। आईपीआर के राइट सारे सर्विसेज के अंदर चले जाते हैं, शेड्यूल नंबर 2 में वी हैड कवर्ड। तो दे आर ट्रांसफरिंग दिस राइट टू यूज टू अ रेसिपिएंट हु इज अ म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक, मतलब मिलते जुलते इंडस्ट्री के लोग हैं। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। सिमिलर सी बात आती है व्हेन ऑथर इज ट्रांसफरिंग द कॉपीराइट विद रिस्पेक्ट टू हिज ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। सर फिर दोनों को क्लब क्यों नहीं किया, यहाँ पे भी तो ऑथर पब्लिशर को देगा, ठीक है, वॉट एवर द राइट्स आर गिवन, तो वहां पे भी आरसीएम लग रहा है जैसा ऊपर हमने पढ़ा वैसा ही तरीके से। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे एक ऑप्शन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म दिया है, जस्ट लाइक जीटीए। यहाँ पे ऑथर कह सकता है कि आई विल टेक अ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, आई विल इशू टैक्स इनवॉइस, आई विल issue a declaration on the invoice that I am going to comply under forward charge mechanism। बस डिफरेंस एक है, जीटीए के अंदर कोई ऐसा कोई लॉक इन पीरियड नहीं था, यहाँ पे एक लॉक इन पीरियड हमने प्रोवाइड किया है, दैट फॉर पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम सच ऑप्शन आप इस ऑप्शन से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विसेज टू द आरबीआई। ओवरसीइंग कमिटी होती है टू टेक डिसीजंस ऑन द हाई लेवल स्टफ, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में वो काम करती है। तो दे चार्ज सम अमाउंट फ्रॉम द आरबीआई, आरबीआई इज गोइंग टू पे टैक्स अंडर द आरसीएम। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बीसी और बीएफ। अब पहले डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को समझना। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बीसी और बीएफ, ये बेसिकली कुछ एक लाइसेंसेस समझ लो आप, ये लोग हैं विच आर हेल्पिंग टू ग्रो द बिजनेस ऑफ द बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के अंदर आरसीएम लग सकता है प्रोवाइडेड द सप्लायर डीएसए इज एन इंडिविजुअल। और यहाँ पे जब मैं रेसिपिएंट बोल रहा हूँ, प्लीज मार्क करना, आईसीएफ बहुत प्यारे तरीके से खेल सकता है यहाँ पे सप्लायर ओनली इंडिविजुअल है तभी आरसीएम लग रहा है, एंड रेसिपिएंट इज अ बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। यहाँ पे रेसिपिएंट फाइनेंशियल कंपनी नहीं लिखा है, शायद जैन 26 से पहले बच्चा बोलता था इतना कहां पूछेंगे, लेकिन आपको पता है ऐसे पूछ सकता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी फेवरेट एरियाज ऑफ द एग्जामिनर, काफी बारी पूछा जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूं। सप्लायर इज एन इंडिविजुअल, रेसिपिएंट इज अ बैंक और एनबीएफसी। जनरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल कंपनी वर्ड नहीं यूज किया है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे बीसी और बीएफ की। तो पहले सुन लो भैया, बीसी मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बीएफ मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर। ये छोटा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, प्लीज टॉपिक पे रहना, पे अटेंशन। ये जो बीसी और बीएफ है, इनके अंदर ना आपको एक फील फैक्टर लर्न करना पड़ेगा, वरना आप रट्टे रह जाओगे, रट्टे से आपको नहीं मजा आएगा। सुनो, बीसी जो रहता है ना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ये बेसिकली बैंकिंग और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करवाने में हेल्प करने वाले। टेक्निकली डिफरेंसेस होते हैं, लायबिलिटीज अलग अलग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है, लाइसेंस अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमारे लिए समझ लो हमें कैसे फील फैक्टर लर्न करना है। जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो कंपैरेटिवली मोर इन्वॉल्व इन द बिजनेस है, उसके पास कैश हैंडलिंग का भी एक फंक्शन रहता है। तो जो बीसी है, हम उसको आरसीएम का बेनिफिट नहीं देंगे, वो प्रॉपर धंधा कर रहा है, प्रॉपर चार्ज कर रहा है, उसको कोई आरसीएम का बेनिफिट नहीं देंगे। हम बीएफ को आरसीएम का बेनिफिट देंगे, वो भी सिर्फ बैंकिंग के साथ डीलिंग करते वक्त, इंश्योरेंस के साथ नहीं। अब थोड़ा सा समझना, ये दिमाग में आपने एक इमेज बना ली। अब मैं स्टार्ट करता हूं इसका एनालिसिस। पहले हम बैंकिंग इंडस्ट्री को पकड़ते हैं, और बैंकिंग इंडस्ट्री, आपका चार्ट पूरा बना हुआ है नोट्स के अंदर, लेकिन मैं आपके सामने दोबारा कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर रूरल एरिया के बारे में हम पहले बात करेंगे। देखो, रूरल एरिया में हमें बहुत ज्यादा बैंक को प्रमोट करना है। तो अगर कोई बीसी सर्विस दे रहा है, कोई बीएफ सर्विस दे रहा है, या कोई एजेंट ऑफ बीसी बीएफ सर्विस दे रहा है बीसी बीएफ को, कभी कभार इनके लिए आगे एजेंट्स काम कर रहे होते हैं, तो कोई भी किसी को सर्विस दो, वी वांट टू प्रमोट द रूरल सेक्टर के अंदर बैंकिंग का सेक्टर, तो हम इसके अंदर पूरा का पूरा एग्जेम्पशन डाल देंगे। तो यहाँ पे आरसीएम एफसीएम का सवाल उठेगा ही नहीं। लेकिन जब अर्बन एरिया की बात आती है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कोई आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे। तो हम 4 केस कवर कर लेते हैं। बीसी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ बैंक, बीएफ इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ बैंक, एजेंट इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू अ बीसी, और एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ बिजनेस फैसिलिटेटर। अब सिर्फ फील फैक्टर लगाओ, बीसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसको कोई आरसीएम का बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीएफ को देने की जरूरत है। नेक्स्ट, एजेंट टू बीसी, एजेंट छोटा आदमी है, बीसी वैसे भी अपना टैक्स पे कर ही रहा था, तो यहाँ पे बीसी से ही पे करवा लो, तो बीसी तो आरसीएम के अंदर पे कर देना एजेंट का टैक्स। और एजेंट टू बीएफ, तुम दोनों ही छोटे आदमी हो, तो नॉर्मल छोटे आदमी, दोनों ही छोटे हो, नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में देयर इज अ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वरना रट्टा नहीं मार पाओगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा सा हमने बहुत प्रमोट नहीं किया है, लॉ ने, हमें निर्मला ताई ने बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया है, तो जस्ट पे अटेंशन। यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है।
पहले रूरल एरिया की बात करते हैं। रूरल एरिया में अगर कोई बीसी या बीएफ काम कर रहा है फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे एजेंट को एग्जेम्पशन नहीं देंगे। कल को हो सकता है पॉलिसी मेकिंग चेंज हो जाए और हम एग्जेम्पशन दे दें, लेकिन आज के इसमें हम इनको एग्जेम्पशन नहीं दे रहे। सो इफ एनी एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ बीसी with respect to insurance sector or any agent is providing services to a business facilitator, तो पे अटेंशन, यहाँ पे आरसीएम का लॉजिक एज इट इज लगेगा, क्योंकि ये छोटा आदमी है, बीसी अपना टैक्स वैसे भी पे करता है, और यहाँ पे आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा क्योंकि दोनों छोटे आदमी है, दोनों छोटे आदमी है। लेकिन जब मैं इसको अर्बन की तरफ लेके आऊंगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 4 केसेस ले लेते हैं। बीसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहा है, बीएफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहा है, और एजेंट वाले बीसी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर एजेंट बीएफ के लिए काम कर रहा है। बेसिकली बीसी बीएफ आगे एजेंट अपॉइंट करते हैं। तो देखना यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इंश्योरेंस दैट इज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दिस इज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये आपको डाउट आएगा कि सर ऐसा कैसे? जो बिजनेस फैसिलिटेटर वाली एंट्री इन्होंने आरसीएम के अंदर डाली है वो सिर्फ वहां पे बैंकिंग वर्ड यूज किया है। दे आर ओनली पुटिंग बीएफ टू अ बैंक अंडर आरसीएम, तो इसलिए मुझे ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर डालना पड़ेगा, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक है, ये आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। एंड दिस विल रिमेन सेम, जो मैंने ऊपर बोला, जो ऊपर हमने कराया ये सेम रहेगा, आरसीएम एफसीएम, आरसीएम एफसीएम। सर एजेंट टू बीसी वाले में आरसीएम ही लगेगा ना? हाँ, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं लिखा आरसीएम की एंट्री। बेसिकली अगर आप आरसीएम का लॉ पढ़ोगे तो मैं आपको बता दूं आरसीएम की 2 एंट्रीज कवर करी इन्होंने, एजेंट टू बीसी, तो इसलिए एजेंट टू बीसी चाहे बैंक हो या इंश्योरेंस हो दोनों आरसीएम के अंदर कवर हो जाता है। लेकिन बीएफ लिखते वक्त उन्होंने लिखा है बीएफ टू बैंक, ना कि बीएफ टू बैंक एंड इंश्योरेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे अगर वो बैंक लिख देता तो मैं इंश्योरेंस वाले के अंदर भी क्या लगा देता, मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा देता, लेकिन अभी मैंने इसको आरसीएम के अंदर ही रखा है। ये आपको खुद से करना पड़ेगा। मैंने बहुत प्यारा चार्ट यहाँ पे आपको दिया है, इसमें आपका सब कुछ कवर्ड है, तो एक बार खुद रिव्यू करो, डाउट आता है तो पूछो, आई विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज। नाउ पे अटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएसए जैसे आई टोल्ड यू इट इज वेरी वेरी टेस्टेबल, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी टेस्टेबल। पे अटेंशन, सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है? सर्विस तो क्लियर है, इट इज अ सिक्योरिटी सर्विस, मतलब यू आर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी पर्सनल। तो हमारी सोसाइटी में जैसे आप देखते होंगे गार्ड वगैरह रहते हैं, कंपनीज में गार्ड वगैरह रहते हैं, तो जो भी सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड किया जाता है दैट इज द सर्विस वी आर टॉकिंग अबाउट। सप्लायर एंड रेसिपिएंट की कंडीशन अटैच्ड है। लेट्स सी, सप्लायर बोल रहे हैं एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कंपनी एलएलपी वगैरह आ गया इसके अंदर। अब इसको छोड़ के इफ देयर इज एनी पर्सन विद द सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज एनी रजिस्टर्ड पर्सन व्हिच इज लोकेटेड इन इंडिया, now they can give you the supplier as a registered person, but it is not a body corporate. They may give you the supplier is an individual who is a registered person. वहां पे अपने को कंफ्यूजन होएगा, हम सोचेंगे कि अरे सप्लायर तो रजिस्टर्ड है तो इसके अंदर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा देते हैं। नो, सप्लायर बोल रहे अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज पॉसिबल दैट इट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, आई डोंट केयर, एंड रेसिपिएंट शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, अरे कुछ भी हो तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। सो वट एवर द कंडीशंस आर गिवन यू हैव टू पे अटेंशन। बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि आरसीएम 2 केस में नहीं लगेगा। केस नंबर 1, इफ दिस पर्सन इज रजिस्टर्ड, बट ये कौन रजिस्टर्ड है? These are the government departments agencies which are registered solely for the purpose of TDS। तो उनके ऊपर ठप्पा तो लग गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है solely for the purpose of section number 51, that is the TDS compliance, and they are not making any form of, they are not making any kind of टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एंड सेकंड, ये रजिस्टर्ड तो है लेकिन ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है। तो सर ये जो कॉम्पोजिशन का रजिस्ट्रेशन होता है ये भी तो रजिस्ट्रेशन ही है, लेकिन ये ना छोटे लोग होते हैं। अभी मैं कॉम्पोजिशन कराऊंगा, दीज आर स्मॉल पीपल, तो हमने उनको यहाँ पे बेनिफिट दे दिया कि चलो तुम रजिस्टर्ड तो हो लेकिन कॉम्पोजिशन के अंदर हो तो तुम्हें आरसीएम से हटा देंगे। सर ये एक्सक्लूजन हर जगह होता है क्या? नो, एक तो इधर होता है और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट के लिए होता है, जो मैं आपको उसके इंटरलिंकिंग वीडियो के अंदर कराऊंगा। ठीक है, एक आईसीए ने बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा था, आपके आईटीसी के क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट में आता है, लेकिन सिंस इट इज लिंक्ड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको करा देता हूं। उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट डाला था, जैसे फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटी सर्विसेज आर टेकन, सिक्योरिटी सर्विसेज आर टेकन फ्रॉम लेट्स से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और ब्रैकेट में लिखा है अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो इसका आईटीसी के लिए क्या एनालिसिस होएगा? पे अटेंशन, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करेंगे अपन मिलके। फर्स्ट वी विल सी वेदर दिस विल बी फॉलोइंग अंडर एनी फॉर्म ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आंसर इज नो। यहाँ पे सप्लायर कौन है? सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये जाने वाला है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। लेकिन आईटीसी मिलेगा क्या? आईटीसी तभी मिलेगा जब जीएसटी लगेगा।
और सिंस द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, वो 20 लाख के ऊपर उसका टर्नओवर नहीं है, तो ही इज अनरजिस्टर्ड, तो विल ही बी चार्जिंग एनी फॉर्म ऑफ जीएसटी? आंसर इज नो। एंड सिंस देयर विल बी नो जीएसटी, देयर विल बी नो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आपको लग सकता है ये सर बहुत ही डिटेल वाला एडजस्टमेंट है। नो, दिस वाज आस्क्ड इन द पेपर, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट्स। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर एक्चुअल में जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, डिपेंड्स वेदर द सप्लायर इज रजिस्टर्ड और नॉट। शायद आपको इसके बाद वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। पे अटेंशन, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, ये तो हमने कर लिया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, सो दिस गोज अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नेक्स्ट पे आओ, मोटर व्हीकल ऑन रेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे आपके सामने 5 थिंग्स आई वांट यू टू कंसिडर। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपने 3 चीजें लर्न करी हुई है, लेकिन मैं बोलूंगा आप 5 चीजें इसके अंदर लर्न करो। Point number 1, I am talking about those motor vehicles which are used for the transportation of passenger, not for the transportation of goods. Point number 2, मेरा consideration दो है, जो मैं आपसे चार्ज करूंगा भाड़ा रेंट का, दैट शुड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस यू नीड टू पे अटेंशन टू। ये जैन 26 में आईसीए ने खेला इसके ऊपर, तो प्लीज एंश्योर यू आर मार्किंग दिस कंडीशन वेरी वेल, दैट कॉस्ट ऑफ द फ्यूल शुड बी इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। एंड नाउ द 3 मेन कंडीशंस इज जीएसटी रेट 5% का होना चाहिए। सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन जो हमारी मेन लगती है, सप्लायर एंड रेसिपिएंट कौन है, तो हियर द सप्लायर इज हु, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट इज हु, ही इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरियाज जहां पे गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, काफी यहाँ पे मिस्टेक्स होती है। तो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 3 मेन कंडीशंस अपार्ट फ्रॉम द 2 आई टोल्ड इज जीएसटी का रेट 5% का होगा, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होगा। फिर आपको डाउट आ सकता है कि सर अगर कल को रेसिपिएंट के ऊपर आरसीएम लग गया लेकिन ही इज अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो क्या करेंगे? तो बेटा जी सेक्शन नंबर 24 लग जाएगा ना, दैट इज द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, तो फिर वो लग जाएगा। सर रेट वाली बात में सप्लायर के पास ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, ही कैन गो अंडर 5% और 18%, जैसा जीडीए के पास रहता था। 18% में उसको आईटीसी मिल जाएगा, 5% पे आईटीसी नहीं मिलेगा। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इट विल ऑलवेज बी 5%। एंड ऑब्वियसली रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द रेट इज, रेसिपिएंट के लिए हमेशा आईटीसी अवेलेबल है, प्रोवाइडेड चैप्टर 7 आईटीसी कंडीशंस आर फुलफिल्ड। इज दिस क्लियर? चलो अब सर मैं जब आईजीएसटी की बात करूंगा, जब मैं आईजीएसटी के आरसीएम की बात करूंगा, तो वॉट एवर एंट्रीज वी हैव कवर्ड अंडर सीजीएसटी, वो सारी की सारी यहां लग जाएगी। मतलब जो भी एंट्रीज में अगर कहीं इंटरनेचर बन गया तो वो आईजीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लग जाएगा। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में हमें एक बात यहां पे और कवर करनी है, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया एंड द रेसिपिएंट इज इन इंडिया। जो रेसिपिएंट है वो इंडिया के अंदर काम कर रहा है। एंड इफ यू आर इंपोर्टिंग एनी सर्विस, सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस के 3 बेसिक कंडीशंस बता दो। वैसे तो डिटेल में चर्चा प्लेस ऑफ सप्लाई में होने वाली है, बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस के 3 बेसिक कंडीशंस है, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। तो अगर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस में चला जाता है तो दिस विल गो अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर हमने सप्लाई के अंदर भी कुछ इंपोर्ट की बातें करी थी, हाँ मैंने वहां पे सेक्शन 7(1)(b) आपको पढ़ाया था। यस, वहां पे हम क्या पढ़ते थे कि इफ इट इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड द कंसिडरेशन इज देयर, तो बिजनेस कंडीशन टेस्ट इज नॉट रेलिवेंट। ठीक है, बट वो मैंने बोला था सप्लाई के रिस्पेक्ट में। आज मैं बात कर रहा हूं टैक्स पेमेंट के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक्सेप्ट यहाँ पे एक एक्सेप्शन हमने डाल दिया। और क्या एक्सेप्शन डाला? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। यू रिमेंबर व्हाट इज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट? अरे बाबू रिवीजन क्लास है ये। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट याद है क्या होता है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ही इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज ऑब्टेनिंग ओएडआर सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो इस केस में लग जाता है सेक्शन नंबर 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जो आप प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ते हो, जहां पे आप सप्लायर को बोलते हो कि यू आर गोइंग टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। वहां पे आपके ऊपर सप्लायर के ऊपर सेक्शन 24 का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लग जाता है। सिंगल रजिस्ट्रेशन अंडर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम वो आके पे करता है। रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो भी पे कर सकता है, ही कैन गेट रजिस्टर्ड एंड पे द आईजीएसटी। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन का आपको ध्यान रखना है, लेकिन बाकी केसेस के अंदर आरसीएम लग जाएगा। अनरजिस्टर्ड होगा तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा, बट ओएडआर के केस में ऐसा नहीं होता है इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। ओएडआर क्या होता था? जहां पे आईटी के थ्रू द सर्विसेज आर गिवन एंड दे आर इम्पॉसिबल टू बी गिवन विदाउट द यूज ऑफ आईटी। जैसे आपका ऑनलाइन नेटफ्लिक्स हो गया। अब नेटफ्लिक्स सपोज बाहर से यूएस से मुझे सर्विस दे रहा है, तो मैं थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन लेके आरसीएम के अंदर टैक्स पे करूंगा। आप कोई ऑनलाइन ई बुक खरीद लेते हो, आप थोड़ी ना एज अ स्टूडेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स पे करोगे। तो दे आर गोइंग टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 24, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेके सेक्शन 14 के अंदर वो आईजीएसटी का पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये उनका टैक्स का एक स्पेशल सेक्शन होता है, जो मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर भी कराऊंगा। ठीक है, ओके, मजा में समझ आया? चलो समझ आया तो जरा एक कमेंट करो ना अच्छा सा, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेटेड रखो। चलो आ जाओ,
सो ये हम दोबारा सेक्शन 14 में डिस्कस करेंगे. नाउ सर्टेन अदर इंटरलिंकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ आरसीएम. इफ अ सप्लायर इज रजिस्टर्ड होल एंड सोल इन आरसीएम सप्लाईज, आई डू नॉट नीड टू गेट एनी फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन. मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा तो चलेगा. दिस इज कवर्ड इन सेक्शन नंबर 23. ओके, चैप्टर नंबर 8. Can supplier take ITC of the inward supplies which are used for making the RCM supplies? Answer is no. इसको हम exempt supply मानते हैं. रूल नंबर 42 ITC चैप्टर. If recipient is liable to pay tax under RCM, mandatory registration we already know. What is the mode of RCM का GST liability payment? मतलब if I am the recipient and I have to pay tax under the reverse charge mechanism, तो वो अमाउंट मुझे कैश में ही पे करना पड़ेगा. मैं अपना existing ITC यूज नहीं कर सकता. क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज मैं अपना ITC का जो यूज करता हूँ वो आउटपुट टैक्स के लिए करता हूँ और ये मेरा इनपुट टैक्स है. तो ये तुम्हें कैश में पे करना पड़ेगा और इसका तुम ITC ले सकते हो. मैं ये बात रिपीट करने जा रहा हूँ. प्लीज पे अटेंशन. दिस इज द सप्लायर, दिस इज द रेसिपिएंट. ठीक है, दिस इज द सप्लायर, दिस इज द रेसिपिएंट. इन्होंने टैक्स पे कर दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर. तो ये जो टैक्स पे करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, ये कैश में ही पे करना पड़ेगा और पेमेंट के बाद आप इसका ITC ले सकते हो बिकॉज दिस इज योर इनवर्ड सप्लाई. आई होप दिस इज क्लियर. टकाटक क्लियर है. चलो अब सर मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ कॉम्पोजिशन स्कीम की तरफ और उसके लिए मुझे कुछ क्वेश्चन पॉइंटर्स भी देखने हैं. तो पहले हल्का सा डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम का. सुनो, पहले मेन पॉइंट्स हम यही से कवर कर लेते हैं, फिर थोड़े प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हम और देख लेंगे. सर कॉम्पोजिशन स्कीम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 10(1) वर्सेस 10(2)(a). सर वो 10(2) भी तो था. अरे 10(2) इज जस्ट द कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू 10(1). 10(1) में हम बेसिकली बात करते हैं गुड्स की एंड हम बात करते हैं रेस्टोरेंट सर्विसेज की. और 10(2)(a) के अंदर हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर सर्विसेज. सर 10(1) के अंदर गुड्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी मैन्युफैक्चरर और इट कैन बी अ ट्रेडर. ओके, एंड द रेस्टोरेंट सर्विस इज ऑल्सो कवर्ड. अब सर कॉम्पोजिशन स्कीम है क्या? कॉम्पोजिशन स्कीम एक आपके लिए एक तरीका है कि आप कंप्लायंसेस से थोड़ा सा मुक्ति ले सकते हैं. यू कैन गेट फ्रीड फ्रॉम सम कंप्लायंसेस. थोड़े से कंप्लायंसेस कम कर देंगे, उससे आपका कॉस्ट भी कम रहेगा एंड आप ना ITC वगैरह के झंझट में मत पड़ो. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू पे अटेंशन हियर कि कॉम्पोजिशन में यू आर नॉट गोइंग टू बी टेकिंग एनी फॉर्म ऑफ ITC. आप ITC मत लो एंड आप टैक्स भी मत चार्ज करो. आप जो कॉम्पोजिशन लेवी रहेगा ना, बेसिकली इन प्लेस ऑफ CGST, इन द ल्यू ऑफ CGST चार्जिंग, आप एक कॉम्पोजिशन लेवी पे करेंगे. मैं अभी रेट आपको बताता हूँ. वो कॉम्पोजिशन लेवी यू विल बी पेइंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट. दैट विल बी अ कॉस्ट फॉर यू. वो आपके PNL में डेबिट होएगा, वो आपका एक खर्चा माना जाएगा. वो आप कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे और इसीलिए आप टैक्स इनवॉइस नहीं, आप बल्कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे. ठीक है, अब सर रेट्स वगैरह एक बार बता दो. तो मैन्युफैक्चरर आप पे करेगा 1% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट. ट्रेडर पे करेगा 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन अ स्टेट. रेस्टोरेंट सर्विस पे करेगा 5% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट. और अदर सर्विसेज ये जो 10(2)(a) है इसके अंदर पे होता है 6% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट. अब सर एक दो बातें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन अ स्टेट? देखो, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब ऑल इंडिया पैन लेवल पे जितना टर्नओवर है, जितने यूनिट्स है, पूरा सबका आपको टोटल ले लेना है. ठीक है, चाहे वो आपके डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में भी सप्लाई हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जो टर्नओवर इन अ स्टेट होती है वो एक पर्टिकुलर स्टेट के GST के रिस्पेक्ट में होती है. सो फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑफिस है दिल्ली के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑफिस है महाराष्ट्र के अंदर और मेरा यूपी के अंदर. इसका 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है. तो एग्रीगेट टर्नओवर विल बी 10 + 20 + 30. बट टर्नओवर इन अ स्टेट विल बी विद रिस्पेक्ट टू दिस दिल्ली GST, दैट इज 10. What is the usage of the aggregate turnover in and turnover in a state? Aggregate turnover is used for checking your level कि आप कंपनी, आपका धंधा किस लेवल पे काम कर रहा है. तो एलिजिबिलिटी फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, जो भी मैं आपको टर्नओवर लिमिट्स दूंगा, तो वो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर का यूज करेंगे. लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन चैप्टर 8 के अंदर आप पढ़ते, वहां पे एग्रीगेट टर्नओवर यूज करेंगे. एलिजिबिलिटी फॉर QRMP हम एग्रीगेट टर्नओवर यूज करेंगे. कोटिंग ऑफ HSN डिजिट्स, कितने डिजिट्स अपने को टैक्स इनवॉइस में कोट करने, 5 CR के ऊपर, वहां पे हम एग्रीगेट टर्नओवर यूज करेंगे. ये सब बातें आती है एग्रीगेट टर्नओवर के रिस्पेक्ट में. बट वेरेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ पेइंग द टैक्सेस. अब जैसे कॉम्पोजिशन लेवी जब पे करना है तो ये वाला जो GST होगा दिल्ली का, वो अपने टर्नओवर के ऊपर 1% पे करेगा. तो वहां पे मैं यूज करूंगा टर्नओवर इन अ स्टेट. तो बहुत ही लॉजिकल डिफरेंसेस है. एंड सेकंड पॉइंट आई वांट यू टू नोट कि कॉम्पोजिशन के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर के लिए भी और टर्नओवर इन अ स्टेट के लिए भी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की इनकम आपको हर जगह से एक्सक्लूड करनी है. मैं क्या बोल रहा हूं? इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम विच इज एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री 27 चैप्टर नंबर 4, वो आपको हर जगह से एक्सक्लूड करनी है. समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? सर अब एक बार इसके बेसिक लिमिट्स आप अगर हमें बता दो. सो एग्रीगेट टर्नओवर आपको 10(1) के लिए चेक करना है 150 लाख का.
और कई स्टेट्स के लिए 75 लाख का, जहां पे थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहता है। मैं आपके स्टेट्स के नाम दिखा दूंगा, वही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेनली इसके अंदर कवर होते हैं। और 10-2A के अंदर द लिमिट इज 50 लाख। कितना लिमिट है? 50 लाख। तो ये लिमिट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 50 लाख यहाँ पे फॉर ऑल द स्टेट्स है, और यहाँ पे 150 लाख दैट इज 1.5 CR एंड 75 लाख। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो लिमिट हम चेक करते हैं ना, दिस लिमिट इज गोइंग टू बी चेक ट्वाइस। पिछले साल की लिमिट चेक करके करंट ईयर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, एंड करंट ईयर में इस लिमिट तक यू कैन स्टे इन द कॉम्पोजिशन स्कीम। सो देयर इज अ ट्वाइस चेक। आपको दो बार लिमिट चेक करना है, एक कॉम्पोजिशन में एंट्री लेने के लिए और एक कॉम्पोजिशन स्कीम में कंटिन्यू करने के लिए। सो इफ माई लास्ट ईयर टर्नओवर वाज नॉट एक्सीडिंग 150 लाख with respect to the 10-1 goods, in the current year I can enter the composition scheme, but I can stay in the composition scheme only and only till my total turnover, aggregate turnover exceeds, मतलब does not exceed 150 लाख। क्या ये बात समझ में आई? ये थोड़े से बेसिक्स थे। अब मैं आपको एक बार नोट से फॉर्मली चीजें दिखा देता हूँ। ये हमने कवर किया। अच्छा, एक और चीज, ये अगर आप इसकी लैंग्वेज देखोगे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रारी बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 9394, ये क्या कहने का ट्राई कर रहा है कि आप आरसीएम का जो प्रोविजन है वो हम नॉट विथ स्टैंडिंग नहीं डालेंगे, वी विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 9394। मतलब इफ देयर इज अ कॉम्पोजिशन सप्लायर हु इज गेटिंग कॉट अंडर द आरसीएम प्रोविजंस, ही कैन नॉट से दैट आई एम इनटू द कॉम्पोजिशन स्कीम, तो मैं आरसीएम का पेमेंट नहीं करूंगा। नहीं बेटा जी, तुझे करना पड़ेगा, तुझे आरसीएम का पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर सब्जेक्ट टू 9394, यू आर नॉट विथ स्टैंडिंग 9394। लेकिन स्पेसिफिकली आरसीएम एंट्रीज में दो जगह हमने कॉम्पोजिशन को आरसीएम से हटा दिया, दैट वाज कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑन रेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का हम रेंट पढ़ते हैं, जो मैं आपको इंटरलिंकिंग में पढ़ाऊंगा, वहां पे कॉम्पोजिशन वाले को कोई एक्सक्लूजन नहीं दिया हमने। ठीक है, तो यू हैव टू पे टैक्स अंडर आरसीएम अगर आप आरसीएम की एंट्री में फंस जाते हो, एक्सेप्ट द 2 केसेस जहां पे हमने आपको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है। रेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद ये मार्जिनल सर्विसेज की लिमिट जरा ध्यान से सुनना। जो 10-1 वाला आदमी है, जो कि प्राइमरीली गुड्स में डील कर रहा है या फिर वो रेस्टोरेंट सर्विसेज में डील कर रहा है, ही कैन प्रोवाइड अपार्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट सर्विसेज, वो कोई और सर्विसेज दे सकता है। मतलब वो गुड्स का लेट से मैन्युफैक्चरर है, बट वो साइड से थोड़ा बहुत सर्विसेज देना चाहता है, तो उसको बोलेंगे मार्जिनल सर्विसेज। मार्जिनल मतलब छोटा। तो मार्जिनल सर्विसेज की लिमिट हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि अगर आप इस लिमिट तक साथ में सर्विसेज देंगे, यू कैन वेरी वेल कंटिन्यू अंडर 10-1। और वो लिमिट क्या है? प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर इन अ स्टेट का 10%, आई एम रिपीटिंग, प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर इन अ स्टेट का 10% और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, हर जगह से आपको इंटरेस्ट डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल रमेश एक कॉम्पोजिशन डीलर है जिसका पिछले साल का टर्नओवर है 70 लाख, तो 7 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, 7 लाख तक जो है वो सर्विसेज सप्लाई कर सकता है। लेकिन इफ दिस 70 लाख इंक्लूड्स 8 लाख इंटरेस्ट इनकम, तो फिर मैं 8 को माइनस करूंगा, 62 लाख का 10% विल बी 6.2 लाख, एंड 6.2 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, 6.2 लाख विल बी द हायर लिमिट। नाउ हियर देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच दे हैव गिवन। ये कंडीशंस आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक दो में जहां पे आईसीए टेस्टिंग कर सकता है मैं वो आपको बता देता हूं। पे अटेंशन। He should not be engaged in making any supply of services which are not liable to tax under this act. Currently non taxable service को यही नहीं, non taxable goods है वही अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, तो अभी कोई सर्विसेज है नहीं। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट बी मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप इंटरस्टेट सप्लाई मत करिए, आप इंटरस्टेट परचेजेस कर सकते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे फिर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी लग जाता है, आईजीएसटी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर आप कॉम्पोजिशन में क्यों रह रहे हो? देन यू कम अंडर द नॉर्मल स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट ईसीओ वाला, प्लीज पे अटेंशन। ईसीओ के थ्रू आप सर्विसेज नहीं दे सकते, आप गुड्स दे सकते हो। आप गुड्स दे सकते हो और उसके लिए कंडीशंस होती है कि ईसीओ उसको जीएसटी रेट वगैरह में रिपोर्ट करेगा, दैट यू कवर इन चैप्टर नंबर 12 ऑल्सो। यू शुड नॉट बी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, नीचे लिस्ट करा दूंगा। एंड आप सीटीपी एनआरटीपी नहीं होने चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं सीटीपी एनआरटीपी खुद ही एक स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब मैं एक बार 10-2A की बात करता हूं, देन आई विल कवर सम कॉमन पॉइंट्स। 10-2A एज आई ऑलरेडी टोल्ड, दिस इज फॉर अदर सर्विसेज, लिमिट इज 50 लाख, रेट इज 6%, दैट इज 3+3। तो हर जगह जैसे 5 है तो 2.5 + 2.5, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई तो आपका अलाउड ही नहीं है। यस, तो 1% है तो 0.5 + 0.5 एंड 6% है तो 3+3 ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडर वाले में टैक्सेबल सप्लाई देखना है, मैन्युफैक्चरर वाले में टर्नओवर इन अ स्टेट देखना है। तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर आपको पेपर में ढंग से देखना पड़ेगा। ट्रेडर का मार्जिन इतना नहीं होता, इसीलिए उसका कॉम्पोजिशन सप्लाई में थोड़ा कम कर रहे हैं, एग्जाम के ऊपर हम नहीं ले रहे उससे। विद रिस्पेक्ट टू 10-2A द कंडीशंस आर ऑलमोस्ट सेम। एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं। Here, since he is dealing primarily in the services, he should not be engaged in any supply of goods or services which are not liable to tax under this act.
अगर आप गुड्स में देखोगे तो ही शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच आर नॉट लायबल टू टैक्स, लेकिन यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज, तो यहाँ पे आप अल्कोहल वगैरह में भी डील मत करो, क्योंकि आपका प्राइमरी काम तो अदर सर्विसेज का है, तो आप नॉन टैक्सेबल गुड्स में भी क्यों डील कर रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है बिफोर आई स्टार्ट द बैलेंस पॉइंट्स। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट 10-2A में आने के लिए, 10-2A में आने के लिए प्लीज ध्यान से सुनना, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं। 10-2A में आने के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी कंडीशंस इज दैट यू शुड नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 10(1). तो अगर मेरा क्लाइंट मेरे पास आता है और बोलता है कि सर मैंने 10(1) में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है कॉम्पोजिशन के अंदर, मैं गुड्स प्लस सर्विसेज में डील करता हूं, ठीक है, और मेरी सर्विसेज मार्जिनल लिमिट के अंदर ही आ रही है, बट मैंने 10(1) के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो सर क्या मैं 10(2A) के अंदर आ सकता हूं? नहीं, यू शुड नॉट बी इवन एलिजिबल अंडर 10(1). योर एक्चुअल रजिस्ट्रेशन आई डोंट केयर, यू शुड नॉट बी इवन एलिजिबल अंडर 10(1). तो अगर आपकी मार्जिनल सर्विसेज की लिमिट पार हो जाती है, यू आर वेरी वेल वेलकम अंडर 10(2A) बिकॉज देन यू आर नॉट एलिजिबल अंडर 10(1). नाउ सर्टेन अदर पॉइंट्स व्हिच आई नीड टू कोट, प्लीज पे अटेंशन, सब साथ जाएंगे। All the units of my registration all over India, जितने भी registered units है वो either all will go under the composition scheme और all will remain under normal scheme। partially कुछ जाएंगे, partially कुछ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे QRMP होती है, वहां पे कुछ QRMP में जा सकते हैं, कुछ QRMP के बाहर रह सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो स्टेट्स है अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, त्रिपुरा, आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो असेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ मेक माई ट्रिप कंपनी NS, दैट इज नागालैंड एंड सिक्किम। तो यहाँ पे ये नाम आपको वैसे भी पेपर में क्लिक कर जाएंगे कि यार इसके अंदर 75 लाख की लिमिट लगानी है। ATO के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया है, ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा लास्ट में। पेमेंट्स एंड रिटर्न्स के लिए एक बात ध्यान रखेंगे, योर टोटल फाइलिंग्स आर गोइंग टू बी 5 फॉर क्वार्टरली पेमेंट्स इन CMP 08, 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर आपको पेमेंट करना होता है, और पूरे साल का एक GSTR 4 स्टेटमेंट जाएगा दैट गोज बाय 30th ऑफ जून। ये किसी जमाने में 30th अप्रैल होता था, अब 30th ऑफ जून है। रिटर्न्स के अंदर भी आता है ये। बिल ऑफ सप्लाई मैंने आपको बता दिया। डिस्क्लोजर एट योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपको बताना पड़ेगा कि भैया हम कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और हम टैक्स वगैरह नहीं चार्ज कर सकते। सेम चीज आपके बिल ऑफ सप्लाई में भी जाती है। अच्छा, एक और चीज पूछूं आपसे फटाफट से, सपोज मेरा दिल्ली में ऑफिस है, एक है पीतमपुरा के अंदर यूनिट A, और एक एड्रेस है मेरा पीतमपुरा के अंदर, और एक रोहिणी के अंदर है B, दोनों दिल्ली में है, एंड आई हैव नॉट टेकन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सपोज मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, और अगर इसने इसको कुछ गुड्स का ट्रांसफर कर दिया, तो क्या यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन और सप्लाई बन जाएगा क्या? आंसर इज नो। PPOB एंड APOB आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्संस। इसका क्यों? बिकॉज यू हैव टेकन अ सिंगल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ना ही 25(4) लग रहा है, ना ही 25(5) लग रहा है। और मैं आगे बढ़ता हूं। दीज आर द गुड्स जिसका मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रेडिंग अलाउड है। पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रेडिंग अलाउड है, मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है। सर क्या क्या ये गुड्स है? ये सारे वो आइटम्स है जो आपको बचपन में आपकी मम्मी बोलती थी बेटा मत कर, बेटा ये मत खा, बेटा ये मत खा। क्या क्या बोलती थी याद करो, बेटा आइसक्रीम वगैरह मत खा, चुस्की उसकी एडिबल ऑयल्स, चाहे उसके अंदर कोकोआ फ्लेवर हो या ना हो, पान मसाला जैसी चीज़ों से दूर रहे, टोबैको और उसके सब्सटीट्यूट से दूर रहे, सोडा पानी एरिटेड वाटर्स मत पी। और ये सब क्या है? ये आपके ब्रिक्स एंड मटेरियल, ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जरा देख के चल सर पे गिर ना जाए। ऐसा करके आप कुछ एक लर्निंग टेक्निक बनाओ, कुछ भी करो, बट ये याद रखना दैट दीज शुड नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। इसके अंदर गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स चाहिए, अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन होता है, एंड यहाँ पे कॉम्पोजिशन लेवी से काम नहीं चलेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू वांट टू एंटर द कॉम्पोजिशन स्कीम, two cases, either I am taking a new registration, I can enter from day one, or if I am a registered person, I can enter from the start of the next financial year। तो सपोज मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं और लेट से मेरे को February 26 के अंदर मन है कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आऊं, मैं नहीं आ सकता। मुझे 31 मार्च तक एक इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा, एंड 1 अप्रैल 2026 के बाद 1 अप्रैल 2026 से आई कैन गो अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। बट लेट से मैं नया रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ फरवरी के अंदर, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर REG 01 के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ दैट प्लीज आई वांट द कॉम्पोजिशन स्कीम। और विड्रॉल के लिए बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, आप विड्रॉ करते हो या फिर आपकी कोई कंडीशन नॉन कंप्लाई हो जाती है, या फिर आपको अथॉरिटीज जो है वो हटा देती है स्कीम से, तो आपको विद इन 7 days यू हैव टू फाइल अ इंटीमेशन कि भैया मेरा ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गया है एंड नाउ आई एम गोइंग अंडर द रेगुलर स्कीम। उस दिन से आपकी स्कीम लैप्स हो जाएगी। समझ में आया? एंड अगर गवर्नमेंट आपको पकड़ती है, डिपार्टमेंट कैचेस होल्ड ऑफ यू दैट यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशंस, तो वो आपको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी इस स्कीम से बाहर निकाल सकती है। बट ऑब्वियसली दैट रेट्रोस्पेक्टिव डेट कैन नॉट गो बियॉन्ड द डेट ऑफ द नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन। दो चीजें और, ये बच्चे नहीं पढ़ते लेकिन ये आपके मई 25 के MCQ में आया था। व्हेन यू गो अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम,
तो आपको अपना एग्जिस्टिंग आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, और ये कब करना पड़ता है? विद इन 60 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऐसा क्यों बोला? बिकॉज आई जस्ट नाउ टोल्ड यू दैट इफ यू वांट टू गो अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम, वो 1 अप्रैल नए फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होता है, तो वहीं से 60 days गिन लिया। एंड वाइस वर्सा, इफ माई कॉम्पोजिशन स्कीम इन लैप्सिंग, देन आई कैन गेट द आईटीसी। नॉर्मल स्कीम में मैं आईटीसी ले सकता हूँ, तो एग्जिस्टिंग गुड्स का आईटीसी ले सकता हूँ। और ये आईटीसी लेने वाली बात आप कहाँ पढ़ते हैं, बताओ मुझे? आप जब आईटीसी लेते हो, एग्जिस्टिंग आईटीसी, आप सेक्शन 18 में पढ़ते हो आईटीसी के चैप्टर में। तो इस केस में जब आपका लैप्स होगा, तो उसके विद इन 30 days आप एक स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो एंड यू कैन गेट द आईटीसी। तो ये 30 days और 60 days का जरा ध्यान रखना। कॉम्पोजिशन स्कीम गलत तरीके से लिया तो पेनल्टी डिमांड 74A चैप्टर 19 के अंदर हम आपकी निकाल सकते हैं। अब आई हैव टू कवर सर्टन पॉइंट्स विद यू, प्लीज पे अटेंशन। मुझे एक दो अच्छे सवालों के पॉइंट्स कवर करने आपके साथ। इस क्वेश्चन में देखना क्या हुआ है, देयर इज ए सीताराम एसोसिएट्स विच इज रजिस्टर्ड इन सिक्किम, रनिंग अ रेस्टोरेंट चेन. It has a turnover of 73 lakhs in the financial year 24-25. In next year 25-26, it decides to shut down this food chain owing to the huge losses being incurred in the business. Instead, it will start providing intra-state architect services from 25-26. तो क्या 25-26 के अंदर में आर्किटेक्ट के लिए 10-2A के अंदर आ सकता हूँ क्या? प्राइमरी कंडीशन इज यू शुड नॉट बी इवन एलिजिबल अंडर 10-1. एम आई एलिजिबल अंडर 10-1? नो, मैंने अपना रेस्टोरेंट का धंधा बंद कर दिया, तो आई एम नॉट एलिजिबल अंडर 10-1. बट 10-2A के लिए जो टर्नओवर की लिमिट रहती है, वो लिमिट रहती है 50 लाख रुपीस की. दैट लिमिट इज 50 लाख रुपीस. तो वो यहां पे मेरा गड़बड़ हो गया. पिछले साल 73 था, 75 और 150 तो गुड्स के लिए था ना, मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं, तो माय फोकस इज ऑन 50 लाख रुपीस. तो इस रीजन की वजह से मैं यहां पे आई कैन नॉट गो अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम. समझ में आया? नेक्स्ट, ये थोड़ा सा टिपिकल मार्क करना. दीप्ति सर्विसेज रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज. आपको हमेशा ध्यान देना है सर्विस की बात हो रही है या गुड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है. उनका टर्नओवर है 34 लाख विच इज वेल विद इन द लिमिट ऑफ 50 lakhs. सर्विसेज में मैटर नहीं करता स्टेट कौन सा है. तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में आई कैन गो अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम. लेकिन वो पूछ रहे हैं क्या आपका आंसर डिफरेंट रहेगा इफ इट ऑल्सो स्टार्ट्स इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स. तो मतलब इफ आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर 10-2A, क्या रजिस्ट्रेशन के बाद मैं गुड्स का काम स्टार्ट कर सकता हूं? आंसर इज यस, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली मना नहीं किया है. उल्टा होता तो, अगर मैं गुड्स का काम कर रहा होता एंड देन आई वांट टू एंटर 10-2A एंड इफ आई एम एलिजिबल अंडर 10-1, नो यू कैन नॉट एंटर इनटू 10-2A. मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चे शांति, मैं बात को रिपीट कर रहा हूं. इफ आई एम एलिजिबल फॉर 10-1 एंड इंस्टेड ऑफ दैट आई वांट टू गो अंडर 10-2A, नो, नॉट अलाउड. बट हियर आई एम ऑलरेडी अंडर 10-2A. मैं 10-2A का सर्विसेज का काम कर रहा हूं और बाद में मैं गुड्स का काम स्टार्ट करता हूं. उल्टा हो रहा है. तो उल्टा उन्होंने मुझे मना नहीं किया, क्योंकि जब मैं 10-2A के अंदर आया आई वाज नॉट एलिजिबल अंडर 10-1. बाद में जाके मैंने गुड्स का काम स्टार्ट किया, तो लॉ ने मुझे कहीं अलग से मना नहीं किया. आईसीए ने भी वही व्यू लिया है दैट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टे अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम. दीप्ति सर्विसेज को बोला. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसका एक आपको क्वेश्चन का रीडिंग दूंगा, समझना ध्यान से. शुभ लक्ष्मी फूड इज एंगेज्ड इन द रेस्टोरेंट सर्विस इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25. It has a turnover of 140 lakh from restaurant service. Further, it has a bank interest of 20 lakhs from the FD in the said financial year. सर वो 2 पॉइंट्स पेंडिंग है, अभी कराता हूँ, डोंट वरी, मुझे कराना है, क्वेश्चन के बाद कराता हूँ. You are required to advise this Shubha Lakshmi Food whether it is eligible for composition scheme under 10-1, 10-2 of the financial year 25-26. 10-2 कुछ नहीं है, उसी की कंडीशंस है. अगर आपने 140 + 20 कर दिया और 160 कर दिया तो आप बोलोगे एलिजिबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला है इंटरेस्ट डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करना, तो ये 140 ही मानना है विच इज नॉट एक्सीडिंग 150. सो यू आर वेरी वेल एलिजिबल अंडर 25 अंडर 10-1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26. अगला वो कह रहे फर्दर अज्यूमिंग इन 25-26 इट्स टर्नओवर इज 130 लाख फ्रॉम द रेस्टोरेंट सर्विस एंड 10 लाख फ्रॉम द सप्लाई ऑफ फार्म लेबर. इट हैज ऑल्सो अर्न्ड द बैंक इंटरेस्ट ऑफ 30 lakhs फ्रॉम FD. कंप्यूट द टैक्स पेबल इन 25-26. अब यहाँ पे सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर थिंकिंग में क्या चलना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो आपने ये सर्विस करी है 10 लाख रुपीस की, जो आपने ये सर्विस करी है, ये फार्म लेबर एग्जेम्प्ट होता है, ये छोड़ दो, आपने सर्विस तो दिया ना, आपने सर्विस तो दिया ना. मार्जिनल सर्विसेज का तो लिमिट आपको चेक करना पड़ेगा, ये टैक्सेबल है नहीं है वो हम अभी एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको कॉम्पोजिशन सप्लाई में लेके आ रहे हैं. कॉम्पोजिशन सप्लायर क्या बोलता है, इंस्टेड ऑफ CGST वी आर गोइंग टू चार्ज कॉम्पोजिशन लेवी. तो अब वो एग्जेम्प्ट है क्या है उसको भूल जाओ. Step number 1, you will check whether this is under the marginal services limit or not. If this is under marginal services limit, then you will say that okay sir, आप 10-1 में कंटिन्यू कर सकते हो. एंड सेकेंड चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो मिस्टेक एरिया होता है कि आप 10 लाख के ऊपर कॉम्पोजिशन लेवी लगाना भूल जाते हो. रेस्टोरेंट वाला कॉम्पोजिशन लेवी 5% पे करेगा, 2.5 + 2.5, वो 130 के ऊपर भी पे करेगा और वो 10 लाख के ऊपर भी पे करेगा.
सर 30 पे नहीं क्या पे करेगा, इंटरेस्ट डिस्काउंट एक्सक्लूड करना है सब में से, टर्नओवर इन स्टेट में से, एग्रीगेट टर्नओवर में से, कॉम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में हर जगह से एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे मिस्टेक ये होती है कि आप जो मार्जिनल सर्विसेज का लिमिट लगाते हो वो तो सही से लगा लेते हो, लेकिन इसके ऊपर आप कॉम्पोजिशन लेवी के रेट लगाना भूल जाते हो। तो अगर रेस्टोरेंट वाला है तो वो 5% इस पे भी पे करेगा, ट्रेडर वाला है तो वो 1% इस पे भी पे करेगा। इस चीज को मत भूलना, ठीक है? नहीं भूलोगे ना? नहीं भूलेंगे सर। चलो एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियसली सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, ये आपके पक्का क्वेश्चन बैंक में होगा, हमारे क्वेश्चन बैंक में भी है, लेकिन मुझे जो चीज समझानी है, पॉइंटर कैसे पकड़ने होते हैं वो समझना। यहाँ पे बोल रहे B&D पार्टनरशिप फर्म इज अ होलसेलर। होलसेलर मतलब ट्रेडर, ट्रेडर मतलब ये टैक्स पे करेगा टैक्सेबल वाले पोर्शन के ऊपर, और वो कर रहा है डील टैक्सेबल प्रोडक्ट पी से और क्यू विच इज एग्जेम्प्ट। तो एक प्रोडक्ट टैक्सेबल एक प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, तो टैक्स का पेमेंट तो पी के सप्लाई पे होगा, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में पी एंड क्यू दोनों लेना पड़ेगा। यही एक मिस्टेक एरिया होता है अंडरस्टैंडिंग में। और देखो, द फर्म इज सप्लाइंग दीज प्रोडक्ट्स ओनली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, और ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सेटिस्फैक्शन है कि आई एम कंप्लाइंग विद द कंडीशन दैट इंटरस्टेट सेल नहीं करना, इंट्रास्टेट सेल करना है सिर्फ, तो दैट इज ऑल्सो ओके। ऑल द प्रोक्योरमेंट्स आर फ्रॉम द सप्लायर्स फ्रॉम रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम। ये ठीक है, अभी मेरे लिए मैटर नहीं करता, ये आईटीसी के लिए मैटर करेगा बस। बाकी उन्होंने आपको टर्नओवर दिया है, यहाँ पे आपको लैप्स निकालना है कि किस दिन 150 लाख क्रॉस कर रहा है। 150 लाख की टर्नओवर चेक करते वक्त क्यू भी लेना, लेकिन जब कॉम्पोजिशन लेवी का पेमेंट करोगे तब आपसे पी पे पेमेंट करवाना। ये आपको पॉइंट अच्छे से समझना था। बाकी इसको सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, खुद नहीं करोगे जब तक मजा नहीं आएगा। 4 एंट्रीज का मैं फटाफट से एक एनालिसिस देना चाहता हूं आपको आरसीएम के साथ। पे अटेंशन, ऑल इन वन इज अ पार्टनरशिप कंसर्न रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो पार्टनरशिप है, रजिस्टर्ड है। अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। You are providing security services to ABC Private Limited, a registered person under GST. Security वाले के अंदर आपका आरसीएम कब लगता है? When the supplier is who and the recipient is who? जल्दी से बताओ मुझे। Supplier is other than body corporate and recipient is a registered person। क्या फर्स्ट वाले में वो चीज पूरी हुई? आंसर इज यस, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जाएगा। पेपर में कंफ्यूजन होगा कि अरे सर सप्लायर तो रजिस्टर्ड है, हम तो रजिस्टर्ड है, फर्क नहीं पड़ता। हमने बोला है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, and recipient is a registered person। सेकेंड वाले में सिक्योरिटी सर्विसेज टू पीएसआर ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ही रहेगा, ये हमारी लायबिलिटी के अंदर रहेगा। सिमिलरली रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में आरसीएम कब? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट। और रेट वाली बात भी होती है जो नीचे उन्होंने बताई होगी हमें। ये देखो, रेंटिंग के ऊपर 5% है तो हम 5% लगाएंगे। देखना एक बार, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर for the transport of passenger to MS tours and the value of supply includes the cost of the fuel। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 कंडीशंस बताई थी, वो भी चेक करो, दैट दिस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अब आप बचे हुए मेन कंडीशंस चेक करो। 5% वाला चेक किया, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है एंड रेसिपिएंट यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट हो, ये चला जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। लेकिन सेकंड वाले में नीचे प्रीति एंड फर्म इज अ सीए फर्म, इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये रहेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। तो ऐसे एनालिसिस आपको पकड़ना है और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद मुझे और क्या कराना है? मुझे उसके बाद आपको एक जो पॉइंट बताना था, दैट आई टोल्ड यू कि मैं आपको उससे समझाऊंगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक चंपक है, ठीक है, चंपक आपके मटेरियल का एग्जांपल ले रहा हूं। चंपक इज अंडर व्हाट? ही इज इनटू फोटोग्राफी। तो ये एक सर्विसेज का काम स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, ठीक है, और उसने अपनी टर्नओवर दी है अप्रैल मई जून की 20 लाख, जुलाई अगस्त सितंबर की 30 लाख, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर की लेट से 1 लाख रुपीस। तो इसका एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग अप्रोच चलाना। हमें ये बोला जा रहा है कि चंपक जब भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा वो कॉम्पोजिशन के अंदर जाएगा एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स, ठीक है। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग लो कि इसमें एनालिसिस कैसे होने वाला है। फर्स्ट क्वार्टर में इज ही गोइंग टू पे एनी टैक्स? आंसर इज नो, क्योंकि अभी वो रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी के अंदर, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं पे होने वाला, यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं होने वाला। जून के एंड में उसका रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड रीच हो गया है, तो जून के एंड में ही विल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे ही वांट्स टू गो अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। तो ये वाला जो क्वार्टर रहेगा जुलाई टू सितंबर का, जिसमें 30 लाख की सेल हो रही है, उसका 30 लाख के सप्लाई के ऊपर वो 6% दैट इज 3+3 का पेमेंट करेगा। विल ही पे टैक्स ऑन 20 lakhs? आंसर इज नो,
बट विल 20 lakhs बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर? आंसर इज यस, वही बात वहां पे बोली है। एंड जब ये एंड में सितंबर एंड में इसका टोटल हो जाएगा 50 लाख, तो स्कीम लैप्स हो जाएगी, 1 लाख के ऊपर ये नॉर्मल टैक्स पे कर देगा। सो द ओनली पॉइंट इज टिल द पॉइंट ही केम इनटू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसका जो टर्नओवर है उसके ऊपर पेमेंट तो नहीं करना, लेकिन इट विल बी पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। बस आपको ये समझना था। और अगर कोई इंटरेस्ट डिस्काउंट इनकम है तो वो यहाँ से बाहर हो जाती है। ये था मेरे साइड से आपके लिए चैप्टर हमने लगाया, इसके अंदर भी 1 आवर 45 मिनट जितने भी हमारे लगे। आई होप दिस वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू। और एग्जामिशंस के लिए एज आई टोल्ड यू 2 एंट्रीज का मैं आपको अलग वीडियो दूंगा, एंड बचे हुए एग्जामिशंस जो है वो इंडिविजुअली हम एग्जामिशंस के चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, आई होप इसमें आपको मजा आया होगा। जो भी फीडबैक हो आप मुझे जरूर बताना। एंड इसके बाद हम मिलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के लिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट इज गोइंग टू बी अ लाइव रिवीजन। ठीक है, वीकेंड के आसपास रखेंगे, फ्राइडे सैटरडे में, तो वो मैं लाइव रिवीजन ही रखूंगा। 99.9% टेलीग्राम पे अपडेट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।